सो हेलो फ्रेंड्स, आज का स्वागत है हमारे चैनल पर। गाइस, आज मैं करने वाला हूँ साइंस का वन शॉट। पूरे चैप्टर्स एक बार में कवर होने वाले हैं, तो इस वीडियो को भी ज़रूर से देखिएगा पूरा एंड तक। मैं आपको मिलता हूँ शुरुआत में वीडियो के। और हाँ गाइस, पिछले वीडियो में ज़रा सा दिक्कत हो गई थी, मतलब लास्ट के 1 घंटे में थोड़ा-सा आवाज़ नहीं आ रही थी उसमें, मतलब एकदम म्यूट हो गया था, तो एक्चुअली माइक में कुछ खराबी आ गई थी। बाकी अब इंग्लिश एग्ज़ाम आपका होप अच्छे से निकल गया हो। बाकी इस बार हम लोग करते हैं साइंस के पूरे चैप्टर खत्म करने की अच्छे से ट्राई करेंगे। इस बार आवाज़ में कोई भी गड़बड़ नहीं आने वाली है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यार, सबसे पहला जो पार्ट है अपने पास वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो यार, ये जो चैप्टर है इसके अंदर सबसे पहले तो अपने पास यहाँ पे आता है, कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स देते हैं अपने पास इस चैप्टर के अंदर। और उसके बाद बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले तो केमिकल चेंज वो होता है जब हम कोई चेंज करते हैं केमिकली, और मतलब जो इरिवर्सिबल होता है। और केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, और या तो फिर कुछ मतलब टेम्परेचर में चेंज आता है ना, या तो स्मेल में चेंज आता है, टेस्ट में चेंज आता है, कलर में चेंज आता है, तब वो केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीशियम रिबन है ये यहाँ पे, और उसको बर्न करके यहाँ पे गिरा रहे हैं, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है ये। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का होता है। इसके बाद यहाँ पे हमें आगे क्या बताया जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन तब होता है जब चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज ऑफ गैस या फिर चेंज इन टेम्परेचर, इन सब में से कुछ भी होता है। ओके, इवोल्यूशन ऑफ गैस है। ठीक है, मतलब एक गैस बनता है, इवॉल्व होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं H2 गैस निकल रहा है कब, जब H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के ग्रेन्यूल्स है ना, जिंक के टुकड़े Zn को ऐड किया जाता है, राइट। तो Zn प्लस H2SO4 को ऐड किया जाता है, तब H2 गैस रिलीज हो जाती है, बाकी ZnSO4 बन जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक सिंपलेस्ट नॉर्मल वर्ड इक्वेशन लिखा हुआ है, किसका, एक केमिकल इक्वेशन का। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कैसे केमिकल इक्वेशन लिखना है वो आपको सिखाया जाएगा सबसे पहले, है ना। फिर बैलेंसिंग कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन की वो आपको सिखाया जाएगा यहाँ पे। ओके, सो इतना तो आप लोग को आता होगा, ये मेरे को पता है ना। इतना सब तो आपको आता ही होगा, पूरे सेशन में आपने पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है अपने पास, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो अब यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या-क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसमें क्या होता है कि मतलब कोई 2 चीज़ कंबाइन होके एक सिंगल चीज़ बनाते हैं। ठीक है, तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं CaO प्लस H2O बिकम्स CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो इस टाइप से जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप और कुछ देख सकते हैं एग्जांपल्स। अब इसी के अंदर आते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये आप देख सकते हैं जिसमें कि हीट रिलीज होता है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और जिसमें हीट अब्सॉर्ब होता है उसे एंडोथर्मिक बोलते हैं। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक्सो यानी बाहर, तो जो बाहर हीट निकल रहा है, एकदम रिलीज हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। और अंदर यानी एंडो, एंडो यानी इन, तो इन एंडो यानी जिसमें हीट अब्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है, थर्मिक यानी टेम्परेचर, राइट। तो इसके बाद क्या होता है, और कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रखे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो रेस्पिरेशन होता है वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये एमसीक्यू में आता है। इसे एज एन आईएमपी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, C6H12O6 प्लस 6O2 बिकम 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये क्या है, ये है न्यूट्रिशन, है ना, रेस्पिरेशन, सॉरी। ये आप देखते हैं ये रेस्पिरेशन है। और 6 मतलब ग्लूकोज प्लस 6O2 बिकम 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। इसको आप याद कर सकते हैं, ये कौन सा है, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो वही लिखा है रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये रिएक्शन लिखी हुई है उसकी, ये वो क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड रिएक्शन। ऑलराइट, अब इसके बाद यहाँ पे आता है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक सब्सटेंस है, और ये हीट के कांटेक्ट में आके, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस के कांटेक्ट में आके ऐसे ये ब्रेक डाउन होता है। जैसे यहाँ पे हुआ है FeSO4 हीट के कांटेक्ट में आकर के Fe2O3, SO2 और SO3 का फॉर्मेशन किया है। अब आपको कैसे पता कि FO2 या FO3 ही बनेगा, अगर हीट में स्टीम होता तो Fe3O4 बनता, लेकिन यहाँ पे हीट बस लिखा हुआ है तो हम Fe2O3 बनाएंगे, क्योंकि वो लिक्विड या आइस मोस्टली लिक्विड होता है। ठीक है, तो इसलिए हम Fe2O3 लिखते हैं। अगर गैस के साथ कहीं भी रिएक्शन है और मतलब फेरिक ऑक्साइड आपको बनाना है तो Fe3O4 बनेगा। ऑलराइट, सो इसका क्या है, ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल्स यहाँ आप देख सकते हैं, FeSO4.7H2O, और डिकम्पोजिशन टू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे एक थर्मल डिकम्पोजिशन है,
मतलब जैसे देखिए कोई डिकम्पोजिशन हो रहा है हीटिंग के द्वारा, मतलब हीटिंग करके कोई डिकम्पोजिशन हो रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल के लिए रिएक्शन देख सकते हैं। ओके, ये गाइस आपकी एनसीईआरटी की बुक से है, आप साथ में एमसीईआरटी लिख के भी देख सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद क्या है यहाँ पे 2PbNO3 होल ट्वाइस, जब हीट में रिएक्शन करवाएंगे इसकी, मतलब हीट करेंगे इसको, तो क्या क्या बनेगा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। फिर ये आता है अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इस टाइप से होता है। इस डायग्राम को आप अच्छे से पढ़ करके जो है याद करके आप जाएंगे, इस एक्टिविटी को पढ़ लेंगे, ये मोस्टली आता है ना। अब इसके बाद क्या है अपने पास, ये सनलाइट आ रही है और ये सिल्वर। ओके, सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो सनलाइट के एक्सपोजर में क्लोराइड अलग हो जाता है उसका, सिल्वर अलग हो जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आता है कई बार कि एक बॉटल है, उसके अंदर हमने सिल्वर क्लोराइड को डालना है, तो वो डार्क में रखेंगे कि लाइट बोतल में डालेंगे, है ना, तो उसका आंसर डार्क होगा। या फिर ऐसा क्वेश्चन आता है कि हम लोग सिल्वर क्लोराइड को डार्क बोतल में क्यों डालते हैं, तो उसका आंसर ये होगा कि अगर हम लोग लाइट बोतल में डालें तो वो लाइट के कांटेक्ट में आकर के सिल्वर और क्लोराइड में ब्रेक हो जाएगा और सिल्वर क्लोराइड नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी होता है, तो सिल्वर क्लोराइड आए चाहे सिल्वर ब्रोमाइड आए, आपको यही चीज लिख करके आना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे आपको नाम से समझ आ रहा है, कुछ डिस्प्लेस हो रहा है ना। मतलब जैसे यहाँ पे देखते हैं Fe प्लस CuSO4 बिकम FeSO4 प्लस Cu, तो यहाँ पे क्या हुआ, Cu इधर आ गया, Fe इधर आ गया, है ना। जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो इधर, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो दूसरी तरफ, मतलब अलग हो जाता है लेस रिएक्टिव मेटल, और मोर रिएक्टिव मेटल कंपाउंड बनाता है अपना, है ना। अब रिएक्टिविटी सीरीज आपने थर्ड चैप्टर में देखा है, हम वो भी कवर करने वाले इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। अब इस रिएक्शन में आयरन जो है वो दूसरे एलिमेंट को रिमूव कर देता है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से फेरिक क्या बोलते हैं इसको, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसी टाइप के कुछ और आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं, इन्हें आप जरूर से देखिएगा और इसे याद करके जाइएगा, है ना। इस टाइप के छोटे मोटे एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में आते हैं इस टाइप के। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जब कोई एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है दो कंपाउंड के बीच में, तो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे आप देख सकते हैं Na2SO4 और BaCl2, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, क्या हुआ, BaSO4 प्लस NaCl, मतलब Ba इधर चला गया और Na इधर आ गया, है ना। तो Na इधर आया तो NaCl बन गया, और Ba इधर गया तो BaSO4 बन गया, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही इक्वेशंस, मतलब वही चीजें, कंपाउंड्स जो है फॉर्म हो चुकी हैं। ओके, तो इसके बाद क्या आता है आगे हमारे पास चैप्टर के अंदर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और इन शॉर्ट भी कह सकते हैं इसको रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसी चीज में ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूव होना, और या तो एक इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो क्या तीन कंडीशन होंगी, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। पहला तो ऑक्सीजन का एडिशन होना, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन का रिमूव होना, और तीसरा कोई भी एक इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, ठीक है। और उसके बाद रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है और हाइड्रोजन ऐड होता है, और या तो फिर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, ठीक है, रिमूव नहीं होता उसमें इलेक्ट्रॉन, राइट। सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया। अब रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, कोई एक ऐसा कंपाउंड है जैसे, तो इसके अंदर जैसे ये कंपाउंड है ना, तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन, अरे भाई भाई क्या हुआ, रुको एक मिनट, फटाफट से मैं वो लगाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि रिडक्शन भी हुआ है और साथ साथ ऑक्सीडेशन भी हुआ है ना। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी हो जाते हैं कुछ। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं CuO जो है वो Cu में रिड्यूस हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, CuO, ठीक है, मतलब जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो CuO रिड्यूस हो रहा है इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो एजेंट क्या करता है, कोई काम को करवाता है, तो जो रिड्यूस करवा रहा है, यानी जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो ऑक्सीडाइज करवा रहा है, यानी जो रिड्यूस हो रहा है, खुद रिड्यूस होकर उसको ऑक्सीडाइज करवा रहा है, वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, सो ये भी हो गया अपने पास रिडॉक्स रिएक्शन। और इसके बाद ये कोरोजन और रेंसिडिटी, मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। तो कोरोजन में क्या होता है, जो मतलब लोहा रहता है वो ऑक्सीजन वगैरह के कांटेक्ट में आकर के जो है खराब हो जाता है, कोरोड हो जाता है, तो उसको कोरोजन बोलते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, कॉपर वॉपर में होता है तो इसे टार्निशिंग बोलते हैं, इसके अलग अलग नाम है, वो हम थर्ड चैप्टर में आई गेस देखने वाले हैं, है ना, थर्ड चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, और रेंसिडिटी जो होता है, रेंसिडिटी में क्या होता है कि जो फैट ऑयल ये सब वाले फूड होते हैं ना, जिसमें फैट ऑयल होते हैं, ये सब सड़ जाते हैं ज़्यादा टाइम तक रहने से, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं मतलब, है ना। और
उनकी स्मेल जो है वो बहुत खराब हो जाती है ना? तो इसको हटाने के लिए, मतलब इसको प्रिवेंट करने के लिए, मतलब जैसे आपने देखा होगा एक्सपायरी डेट रहती है ना चिप्स विप्स में, तो वो क्यों रहती है? उसके अंदर ना नाइट्रोजन और हीलियम में से कोई एक गैस होती है जिससे कि वो प्रोटेक्टेड रहती है, प्रिवेंटेड रहती है ना? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन का इसका यूज होता है, आप सर्च कर सकते हैं, हीलियम का भी यूज होता है। ओके, सो इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर की ओर। तो यार अब हमारे पास आता है अपना चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इसमें एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में हम मेनली पढ़ने वाले हैं। आप चार चैप्टर के नाम से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पे हमको पहले तो एसिड इंडिकेटर वगैरह के टाइप बताया गया है, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, है ना, ये फेनोप्थलीन हो गया, है ना, ये एसिड और बेस के टेस्ट के लिए होता है। और आपको लिटमस पेपर तो पता ही है ना, ये रेड लिटमस ब्लू कौन चेंज करता है? देखो, मतलब कि जो ब्लू लिटमस को रेड करता है वो एसिड होता है, और जो रेड लिटमस को ब्लू करता है वो बेस होता है ना? तो और जो कुछ भी नहीं करता वो न्यूट्रल होता है, सॉल्ट होता है, आप कह सकते हो उसको न्यूट्रल सॉल्ट होता है। ओके, सब देखिए, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेसिस। ओके, एसिड और बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो इंडिकेटर होता है ये हमको बताता है कि कोई सब्सटेंस ये एसिडिक है कि बेसिक है ना? कलर चेंज होने के बाद ये हमको ऐसा बताते हैं कि एसिड है कि बेस है ना? तो इसके बाद क्या होता है, इंडिकेटर्स के टाइप भी होते हैं, है ना? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, जो मेन है वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी मतलब स्मेल से जो हमको पता चलता है, जिसकी हम स्मेल लेते हैं तो हमको पता चलता है। ओल फैक्ट्री आपको पता चल जाएगा। ओल यानी नोज, है ना? आप ओल से होल याद रखिए, होल से नॉस्ट्रल याद रखिए। नॉस्ट्रल यानी नाक का छेद, है ना? तो ओल से होल, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ओल फैक्ट्री यानी होल फैक्ट्री। ठीक है, तो इस टाइप से आप याद रखिएगा, मतलब इसे सूंघने से हमको चेंज पता चलता है। तो क्या क्या होता है, वेनिला, अनियन, क्लोव, इससे कुछ एक्टिविटी है, ये आप एक्टिविटी पढ़ करके इसमें पता लगा सकते हैं। अब इसके बाद क्या, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। इनका रिएक्शन मेटल के साथ यहाँ पे टेस्ट किया गया है। ये हाइड्रोजन टेस्ट है, जैसे कि हमने मतलब H2SO4 में जिंक रेन्यूज डाला तो H2 जो गैस निकल रही थी वो यहाँ पे आई, ये डिलीवरी ट्यूब से इधर नीचे आई और यहाँ से जो है इधर ऊपर आ रही है। और यहाँ ऊपर आने के बाद जो है एक कैंडल हमने रखा, और ये जो बबल्स है ये बबल्स के कांटेक्ट में आते ही ये कैंडल जो है एक पॉप साउंड से जो है यहाँ पे फूट गया। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ एसिड्स के नाम बता देता हूँ। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ना वो उनके नाम बताता हूँ मैं आपको। तो पहले तो लैक्टिक एसिड होता है जो कि कर्ड में होता है। ठीक है, मेथेनोइक एसिड होता है, वो किस में होता है? इंसेक्ट के स्टिंग में होता है। ठीक है, जैसे चींटी वीटी काटती है ना तो उसमें कौन सा एसिड होता है? मेथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, एक ऑक्जेलिक एसिड होता है और वो टोमेटो में होता है। टार्टरिक एसिड होता है वो टैमरिंड में, टैमरिंड यानी हल्दी, हल्दी में होता है टार्टरिक। टार्टरिक टैमरिंड, ऐसे आप याद रखिएगा। सिट्रिक एसिड, ये तो बताने की जरूरत नहीं है भाई, नींबू संतरे ये सब में होता है। एस्टिक एसिड किस में होता है? विनेगर में होता है। ठीक है, तो आपको ऐसा याद रखना है कि लैक्टिक एसिड आपको पता है कर्ड में होता है ना? और हमारे बॉडी में भी कई बार बन जाता है जब क्या बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो से फिफ्थ चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। बाकी मेथेनोइक एसिड इंसेक्ट के स्टिंग में होता है, चींटी काटी मेथेनोइक एसिड घुस गया शरीर में, ऐसे याद रखो इसको। टोमेटो में क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है, ये एकमात्र आपको याद करना है। बाकी टार्टरिक एसिड, टैमरिंड, टाटा, ऐसे आप याद रखिए, टाटा, टाटा से टार्टरिक, एक टाटा से टैमरिंड, है ना? तो उसके बाद क्या था, सिट्रिक एसिड आपको पता है, एस्टिक एसिड आप याद रख लीजिए, विनेगर में होता है। ऑलराइट, मतलब आपको ले देके कितने याद करने हैं? 2 याद कर रहे हैं, मेथेनोइक एसिड इंसेक्ट स्टिंग में होता है, एस्टिक एसिड विनेगर में होता है। ऑलराइट, तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, एसिड प्लस मेटल बिकम सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और हाँ, तो एसिड को मेटल में डालते हैं तो क्या बनता है? एक सॉल्ट बनता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। मतलब उस एसिड से जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा। जैसे कि एग्जांपल में दे सकते हैं, ये तो भाई बेस है, NaOH तो बेस है। तो मेरे को लगता है हाँ, NaOH तो बेस है। बाकी हाँ, बेस के साथ भी आई गेस यही होता है ना? बेस के साथ भी यही होता है। तो हाँ, बेस और एसिड दोनों के साथ सेम होता है, बेस प्लस मेटल, बेस का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो यहाँ पे NaOH है, एक बेस है, इसमें हमने Zn को डाला तो क्या बना? Na2ZnO2 और प्लस H2। H2 अलग हो जाएगा, बाकी जो है चेप दो भाई साथ में, है ना? आपको जैसे लगता है उस हिसाब से आप चेपना, है ना? ऐसा नहीं, पहले जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हो गई, है ना? तो Na ज्यादा रिएक्टिव है तो Na आगे आएगा, उसके बाद Zn आएगा, और ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो बाद में आएगा। ओके, तो इसे हमने कैसे लिखा है? Na2ZnO2, यानी Na यहाँ पे बच रहा है, Na बच रहा है, ये Zn बच रहा है और यहाँ O बच रहा है, बाकी क्योंकि H अलग हुआ है ना? तो NaZnO ये बच रहा है। अब NaZnO2 होता है, जितना आपको पता है, तो Na के आगे आपको 2 लगाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ZnO2 की जो वैलेंसी होती है वो भी 2 बच रही होती है, तो ऐसे 2 लगाना पड़ता है आपको। वो आप 4th चैप्टर में पढ़िएगा। उसके बाद क्या आता है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट।
ओके, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल के कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि दो एक्टिविटी की गई है दो टेस्ट ट्यूब के अंदर, है ना। एक तो Na2CO3 प्लस 2HCl बिकम NaCl 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, और एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यानी बेकिंग सोडा है, और हाइड्रोजन क्लोराइड NaHCl, है ना। वो क्या बोलते हैं उसको, क्या तो एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। और सोडियम क्लोराइड होता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, उसके नीचे क्या है, लाइम वाटर से जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है किससे, लाइम वाटर यानी CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो CaCO3 बनता है जो कि प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट PPT, और H2O बनता है ना। अब इसके बाद क्या है, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम, ओके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करने में क्या होता है, इसमें मतलब इस चीज़ में हम अगर इस जो ये फॉर्मेशन हुआ इसके बाद हमने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आई गेस, है ना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaHCO3 होल ट्वाइस, HCO3 का होल ट्वाइस, है ना। तो लाइमस्टोन, चौक, मार्बल, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसका समरी देख सकते हैं एक तरह से, तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड में डालेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये हो गया अपना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस यहाँ पे दिया नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूँ फिर भी। तो बेस का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है उसमें सबसे पहले तो वो जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो बेस प्लस मेटल, आप नोट करिएगा, बेस प्लस मेटल बिकम सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। तो सॉल्ट प्लस H2, है ना। तो बेस और मेटल को ऐड करने से क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन, जैसा मैंने आपको पहले बताया था एसिड और मेटल को ऐड करने से सेम वैसा ही, है ना। उसके नीचे आपको एग्जाम्पल भी दिया था उसका, है ना। और एक क्या है कि बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये आप नोट करिए, बेस और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या बनेगा, ये भी सेम सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो आपको सीधा सीधा वाटर अलग करना है, बाकी जो बचा कुचा है वो सॉल्ट में आपको घुसा देना है, सीधी सी बात, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म हो गया। और हाँ, एसिड और बेस के दो टाइप्स होते हैं, तो दोनों के सेम टाइप्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड बेस होता है और एक वीक एसिड या बेस होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग वाला आपको पता है कैसा होगा, है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, स्ट्रॉन्ग का होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, और वीक बेस होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस में सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड आ जाएंगे रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और वीक में एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है एसिड की, तो एसिड का जो है टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, वो वाटर में सोल्यूबल होता है, और वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, और जो है वो कंडक्ट करता है, क्या कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करता है, ठीक है। और इसके बाद बेस का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो ये होता है कि वो जो है ना वो कड़वा होता है टेस्ट में, और उसको छूने से जैसे साबुन छूते हैं ना उस टाइप का फील आता है हमको उसे छूने से, है ना। वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है, और वो क्या बोलते हैं, वाटर में अगर होता है तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना। ऐसे नॉर्मली नहीं करेगा, बट अगर वाटर में होगा तो आयंस की प्रेजेंस की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो ड्राई में चाहे बेस हो चाहे एसिड हो, वो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं करता है। जब वो वेट होता है या फिर उसमें वाटर ऐड होता है तभी वो अपने आयंस रिलीज करते हैं और तभी जो है वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो एसिड और बेस एक साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो जब हमने एक एसिड और बेस को क्या बोलते हैं रिएक्ट करवाया तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। In general, neutralization reaction can be written as base plus acid becomes salt plus water, acid plus base भी आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। तो यहाँ पे आप उसका एग्जांपल देख सकते हैं ऊपर, NaOH plus HCl become NaCl plus H2O। अब यार मैंने आपको बताया था कि ये लोग जो है ना मतलब एसिड और बेस ये पानी में होने से रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या करते हैं एक स्पेशल टाइप का जो है आयन रिलीज करते हैं। जो एसिड होते हैं वो H प्लस आयंस रिलीज करते हैं, और जो बेस होते हैं वो OH माइनस आयंस रिलीज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए, ठीक है। अब इसके आगे क्या आता है अपने पास, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड और एसिड को हमने क्या बोलते हैं रिएक्ट करवाया तो सॉल्ट और वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड और एसिड को क्या कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर।
इसके बाद क्या आता है, रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद अ बेस, है ना। तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाला मैंने आपको बताया था केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। यूज ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्टिविटी 2.5, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज अ बेस रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन विद बेस, यू कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। मतलब वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो एसिड क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड है, और प्लस बेस करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर आएगा, वही चीज है यहाँ पे। अब व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, इनमें कॉमन चीज क्या होती है ना। तो फटाफट से यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कॉमन होता है कि जो एसिड्स होते हैं, सारे के सारे एसिड का जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो सेम होता है, सिमिलर होता है ना। सारे के सारे जो एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं मेटल से साथ रिएक्ट करने पे, और हाइड्रोजन हर एसिड में कॉमन होता है, ठीक है। मतलब आपको जहाँ हाइड्रोजन दिख गया वहाँ पे समझ लो, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि एसिड है ना। एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, H प्लस आयंस प्रोड्यूस करता है सोल्यूशन में, और एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज बोथ एसिड्स एंड बेसिस डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयंस, मतलब ये जो है एसिड्स और बेस दोनों ही हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH माइनस आयंस में जो है ब्रेक हो जाते हैं, मतलब एसिड हाइड्रोजन आयंस में और बेस इज हाइड्रोक्साइड आयंस में, ठीक है, जो कि उनका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, व्हाट हैपेंस टू अ एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन में एसिड या बेस का क्या होता है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब एसिड को मतलब एसिड को हमने वाटर में डाला, HCl है उसको हमने वाटर में डाला, तो H3O प्लस और Cl माइनस हो गया। H3O प्लस क्या होता है, हाइड्रोनियम एटम्स होते हैं, हाइड्रोनियम आयंस होते हैं, ठीक है, H3O प्लस। और क्या बोलते हैं उसके नीचे आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि H, ये आप देख सकते हैं हाइड्रोनियम आयन का स्पेलिंग, हाइड्रोनियम, है ना। H प्लस H2O क्या बनता है, H3O प्लस, है ना। तो ये आप जब रिएक्शन अगर आता है एग्जाम में आप लिखते हैं तो यहाँ पे आप जरूर से ये प्लस मेंशन करिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि वो आयंस है ना। फिर एल्कलाइज होते हैं, मतलब जो बेस होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, और क्या बोलते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उन्हें एल्कलाई बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा यस, विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाई, है ना। बेसिस जनरेट OH माइनस आयंस इन वाटर, ये सोल्यूबल नहीं होता, बस प्रोड्यूस करता है ऐसे आयंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है ना। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइप से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है होता है। इसके बाद क्या आता है अपने पास, डाइल्यूशन कैसे करा जाता है वो यहाँ पे हमको बताया गया है, ये भी एग्जाम में काफी बार आता है। तो जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, एसिड को पानी में नहीं डालना है ना, मतलब पानी को एसिड में डालना है एक एक बूंद करके। सॉरी सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया, एक्चुअली जो एसिड होता है उसको पानी में डालना होता है एक एक बूंद करके, धीरे धीरे करके, और जो पानी होता है उसको एसिड में कभी नहीं डालना होता है, नहीं तो उससे क्या होता है ना, एसिड एकदम से रिएक्ट करता है और हमारे ऊपर ही आ जाता है स्प्लैश करके एकदम से, और मतलब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, वो एक्सोथर्मिक होता है ये रिएक्शन, तो उसके कारण हम काफी ज्यादा हमें जलने का खतरा होता है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पहले एसिड लेना चाहिए और उसको हमें धीरे धीरे एक एक बूंद करके और धीरे धीरे जो है हमें पानी में ऐड करना चाहिए, जिससे डाइल्यूशन होता है। डाइल्यूशन यानी मतलब वो जो एसिड होता है उसका पावर थोड़ा कम हो जाता है ना, वो उसका कंसेंट्रेशन कम हो जाता है ना, उसमें जो एसिड है उसका कंसेंट्रेशन कम हो जाता है, ओके। अब इसके बाद क्या आता है अपने पास, यहाँ पे आता है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पे आता है अपना पीएच स्केल का काम। तो पीएच स्केल से पहले जो होता है, इंडिकेटर्स के काफी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर हो गया और सिंथेटिक इंडिकेटर हो गया, है ना। तो नेचुरल इंडिकेटर में क्या क्या आता है, लिटमस पेपर आता है, रेड कैबेज लीफ आता है, और फ्लावर ऑफ हाइड्रांगिया आता है, और टर्मरिक आता है ना। तो हाइड्रांजिया का प्लांट यहाँ पे लिखा है क्या, अगर यहाँ पे लिखा होगा तो मैं आपको बता दूंगा फटाक से, नहीं तो फिर देखना पड़ेगा, मैं आपको स्पेलिंग बता दूंगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे नहीं दिया है उसका नाम। सो इसका जो स्पेलिंग होता है वो होता है HYDRANGEA, है ना, हाइड्रांगिया प्लांट, है ना। तो ये क्या करता है, अब ये और एक होता है टर्मरिक, है ना। तो लिटमस क्या होता है, एसिडिक मीडियम में रेड होता है और बेसिक मीडियम में ब्लू होता है। रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, ये एसिडिक मीडियम में रेड होता है और बेसिक मीडियम में ग्रीन होता है। हाइड्रांगिया प्लांट एसिडिक मीडियम में ब्लू होता है और बेसिक मीडियम में पिंक होता है। और टर्मरिक जो होता है वो एसिडिक मीडियम में येलो ही रहता है, नो चेंज उसमें, और बेसिक मीडियम में वो रेड हो जाता है, ठीक है। सो इतना हो गया, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर भी हो गया अपने पास। अब सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या क्या आता है, फेनोल्फ्थालीन आता है, मिथाइल ऑरेंज आता है ना। तो फेनोल्फ्थालीन क्या होता है, वो एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है और बेसिक मीडियम में पिंक हो जाता है, और मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता है और बेसिक मीडियम में येलो हो जाता है।
ठीक है। अब पीएच स्केल क्या होता है, तो देखो पीएच मतलब पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, और इसको हम पोटेंस बोलते हैं इन जर्मन। ठीक है, पी पीएच में जो पी होता है यहाँ पे देख सकते हैं, पीएच इन पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन जर्मन, मीनिंग पावर, है ना। तो पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो 0 यानी वेरी एसिडिक और 14 यानी वेरी एल्कलाइन, एल्कलाइन इन बेसिक। ठीक है, तो जब पीएच सॉल्यूशन होता है, किसी किसी चीज का जो पीएच होता है वो 7 होता है तो वो न्यूट्रल होता है, लेस देन 7 होता है तो वो एसिडिक होता है ना। और इंक्रीजेस फ्रॉम 7 टू 14, 7 से ज्यादा होता है तो वो बेसिक होता है। ठीक है, तो इतना यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पीएच स्केल दिख सकता है, ये होता है पीएच स्केल। ठीक है, तो यार ये जो टेबल है यहाँ पे, इसमें आपको बता देता हूँ क्या क्या एसिडिक है और क्या क्या बेसिक है। ठीक है, आप इसका कलर मतलब कलर ऑफ पीएच पेपर तो आप फिर निकाल ही लेंगे अगर आपको ये पता चल गया तो। बाकी आपको अप्रोक्सीमेट जो पीएच वैल्यू है इसकी, यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू, ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आप तो अपने हिसाब से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना होगा, फिर आप गूगल पे सर्च करके कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने सब्सटेंस है ये सारे, ये ऊपर से लेकर के ये नीचे तक, ये सारे एसिडिक है, सिर्फ बीच के दो छोड़ के। नंबर 8 और नंबर 9 जो है ये टैप वाटर और NaOH, ये एसिडिक नहीं है। जो 8 नंबर है ये टैप वाटर, ये न्यूट्रल है, और जो 1M NaOH है ये बेसिक है। ठीक है, बाकी सब कुछ जो है यहाँ पे सब कुछ एसिडिक है। ठीक है, इतना हो गया अपने पास। अब इसके बाद क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच आएगा, जहाँ तक मेरे को पता है। हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, तो प्लांट्स और एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं कि नहीं, ये सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, हमारा जो बॉडी होता है एक्चुअली, है ना, तो ये पीएच कितने में काम करता है, 7 से लेकर 7.8 में हमारा बॉडी काम करता है। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, ये छोटा सा जो पीएच का चेंज होते भी ये इनको डिटेक्ट कर लेते हैं, और अगर इससे ज्यादा बढ़ जाता है, छोटे मोटे चेंज ज्यादा हो जाता है पीएच, तो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं हम लोग, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते। जब पीएच आता है, मतलब रेन वाटर का जो पीएच है वो लेस देन 5.6 हो जाता है, तो उसे एसिड रेन कहते हैं, जो कि रिवर्स में फ्लो होता है, तो फिर काफी ज्यादा एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करता है, वो खराब कर देता है ना। और जो हमारे सॉइल होता है बैकयार्ड में, उसका पीएच कितना होता है ना। तो देखो एक नॉर्मल जो हेल्दी ग्रोथ होता है प्लांट्स का, उसके लिए एक स्पेसिफिक जो पीएच रेंज होता है उनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए होता है ना। जो फार्मर्स होते हैं वो उनके सॉइल और बेसिक सब्सटेंसेस जैसे क्विक लाइम हो गया या स्लिक लाइम हो गया, इससे मतलब ट्रीट करता है अगर सॉइल एसिडिक पाई जाती है तो, है ना। और बेसिक पाई तो बेसिक पाई गई तो आपको पता है क्या क्या डाल सकते हैं उसमें, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ा थोड़ा करके जो डाइल्यूटेड होता है वो हम डाल सकते हैं ना, एसिटिक एसिड डाल सकते हैं। सो या अब पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कितना पीएच होता है, तो हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है ना। और वो हमारे जो स्टमक है उसको हार्म भी नहीं करता और डाइजेस्ट कर लेता है फूड को, है ना। तो डाइजेशन के दौरान मतलब उसका देखो, उसका पीएच आपने ऊपर देखा होगा, तो ऊपर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे लिखा हुआ है 1.2 होता है ना। तो हमारे पेट के अंदर जो पीएच होता है वो 1.2 होता है, मतलब इतना कम पीएच होता है, फिर भी हमारे बॉडी को वो अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि इतना हमको पीएच चाहिए होता है ना। जो पेप्सिन होता है हमारे बॉडी में उसको काम कराने के लिए, पेप्सिन क्या होता है वो हम जानेंगे 5th चैप्टर के अंदर। तो अभी के लिए जब हम लोग कुछ खाते हैं और पेट ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं, ताकि वो जो एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर दे, है ना। एंटासिड्स कुछ ऐसे होते हैं जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं ना। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। पीएच ऑफ मिल्क, ओके, पीएच एज चेंज ऑफ टूथ डिके, है ना। तो टूथ डिके का क्या होता है, देखो टूथ डिके तब चालू होता है जब हमारे मुंह का जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाता है, और टूथ जो है वो इनेमल का बना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं किससे बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सा हाइड्रोक्सिया पेटाइट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, पेटाइट। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट का, है ना। तो कैल्शियम फॉस्फेट आप याद रखिए, कैल्शियम फॉस्फेट से हमारा दांत बना होता है, जो कि हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, पर ये कोरोड हो जाता है जब पीएच में मतलब हमारा मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है ना। जो मुंह में बैक्टीरिया होता है वो एसिड प्रोड्यूस करता है जब हमारे मुंह में शुगर या ऐसे कुछ फूड रह जाता है, तो इससे हमारे मुंह का पीएच बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं भाई चॉकलेट मत खाया करो, चॉकलेट मुंह में रह गई तो पीएच बढ़ेगा, कैविटीज होगी, है ना। एसिड टूथ डिके होगा, टूथ डिके ना कैविटीज वही एक ही बात है ना। तो इसी के साथ हमारा ये भी हो गया। अब देखो जो मिल्क होता है ना, उसका जो फ्रेश मिल्क होता है उसका पीएच 6 होता है, जो कि थोड़ा सा एसिडिक होता है। तो वो थोड़ा सा जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला देते हैं उसमें, जिससे कि वो बेसिक मतलब जो कि बेसिक होता है, और इससे जो है फ्रेश मिल्क थोड़ा सा एल्कलाइन हो जाता है, ताकि ये फ्रेश मिल्क और ज़्यादा टाइम तक जो है रह सके, मतलब फ्रेश रह सके। ठीक है, अब जो स्टिंग होता है हनी बी का, उसमें
क्या होता है, उसमें भी मेथेनोइक एसिड होता है। जैसे मैंने बोला इंसेक्ट स्टिंग, यानी आप चाहे मधुमक्खी हो, चाहे चींटी हो, चाहे कोई सा भी हो, उसमें क्या होगा, यही वाला जो हो, ये क्या बोलते हैं इसको, मेथेनोइक एसिड, यही एसिड होगा, है ना। अब ये जो एक पत्ता है, ये वैसे एग्जाम में नहीं आएगा, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ, ये हर्बेशियस प्लांट के अंदर इसमें भी मेथेनोइक एसिड होता है ना। ये आप देख सकते हैं कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना। और मोर अबाउट सॉल्ट्स में यहाँ पे हम देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो इसमें क्या है, सॉल्ट्स की जो कुछ फैमिली है उसके बारे में बताया गया है, ये आप एक्टिविटी को पढ़ सकते हैं, है ना। तो सॉल्ट्स की फैमिली मतलब कैल्शियम सॉल्ट, जिसमें कैल्शियम होगा वो कैल्शियम सॉल्ट में होगा, जिसमें सोडियम होगा उसमें सोडियम सॉल्ट होगा, जिसमें सल्फेट होगा उसमें सल्फेट सॉल्ट होगा, जिसमें क्लोरीन होगा उसमें क्लोरीन सॉल्ट होगा। तो वही चीज़ है इसमें, है ना। और हाँ, जो फिटकरी होता है, आपको पता होगा फिटकरी क्या होता है ना। तो फिटकरी जब हम लोग दाढ़ी वाड़ी शेव करते हैं ना, तो उसमें वहाँ हम लोग तो नहीं करते, वैसे आपके पापा वापा करते होंगे, दाढ़ी वाड़ी शेव करेंगे तो उसके ऊपर हम लगाते हैं, ताकि क्या होता है कि उससे जो उसमें जो हीलिंग प्रॉपर्टीज होते हैं, उससे हमारे जो थ्रोट है उसमें जो अगर कुछ इंजरी विंजरी आती है तो वो ठीक हो सके, है ना। वो मतलब क्या बोलते हैं, ये लोशंस में भी यूज होता है, अलम, है ना। इसको क्या बोलते हैं, अलम बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, ALUM, अलम बोलते हैं फिटकरी को, है ना। अब इसके बाद क्या आता है, पीएच ऑफ सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स का जो न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं, कॉमन सॉल्ट होता है NaCl होता है, उसका पीएच 7 होता है। बाकी जो एसिडिक सॉल्ट्स होता है उसका पीएच 7 से थोड़ा सा कम होता है, और जो एसिड मतलब बेसिक सॉल्ट्स होते हैं उसका पीएच थोड़ा सा ज़्यादा होता है 7 से, ठीक है। अब सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, मतलब कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है, आपको पता है भाई, दांडी मार्च पे गए थे गांधी जी, है ना। तो वहाँ पे उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था, सॉल्ट बनाया था, तो उसी वैसे ही सॉल्ट बनता है। सी वाटर को काफ़ी सारे सॉल्ट होते हैं सी वाटर में, तो सोडियम क्लोराइड जो है वो इन सब सॉल्ट से क्या बोलते हैं, पहले तो इवेपोरेशन किया जाता है, फिर इन सब सॉल्ट से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। कई सारे जो वर्ल्ड के पार्ट्स हैं वहाँ पे हम लोग सॉलिड सॉल्ट के, मतलब समझ रहे हो, सॉलिड सॉल्ट के डिपॉजिट्स फाइंड किए जा सकते हैं एकदम बड़े बड़े क्रिस्टल्स में, है ना। तो वहाँ पे इसको रॉक सॉल्ट बोला जाता है ना। आप कहते हैं काला नमक होता है ना, काला नमक बोलता है यस, है ना। तो वो होता है, और ये जो एकदम कोल की तरह इसे माइन किया जाता है, खोदा जाता है ना। अब इससे क्या-क्या केमिकल्स ऑब्टेन होते हैं, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, है ना। तो कॉमन सॉल्ट एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है काफ़ी सारे सब्सटेंसेस के लिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, और ऐसे काफ़ी सारे होते हैं। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कई-कई सॉल्ट्स के नाम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसे हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस टाइप से जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। अब ये आपको याद रखना है, ये इमेज का 1 मार्कर आता है ना, ये IMP है ये भी, है ना, इसको भी याद कर लीजिए फटाक से। तो यहाँ से ब्राइन आ रहा है ना, Cl इधर, OH इधर, और Na जो पॉजिटिव है वो इस तरफ, इस तरफ किस तरफ, कैथोड की तरफ, कैथोड नेगेटिव है और एनोड पॉजिटिव है ना। ये आप याद रखना है, एनोड एन पॉजिटिव, कैथ नेगेटिव, है ना। कैट आपको याद रखना है, काली बिल्ली माइनस, है ना, काली बिल्ली रास्ता काटा माइनस, है ना, कैट माइनस। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं इसको, है ना। अब ब्राइन कंटेनिंग NaOH इस तरह से निकाल रहा है ना, ब्राइन में NaOH ऐड हो चुका है, बाकी ब्राइन आपको बता दिया मैंने क्या होता है, ओके। तो अब ब्लीचिंग पाउडर आता है यहाँ पे, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर को CaCl2 से जिसका एक्चुअल कंपोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इसको इसी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे आप इसका फॉर्मेशन का प्रोसेस देख सकते हैं। क्लोरीन ऐड क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन ऐड करोगे तो CaOCl2 आपको मिलेगा हाइड्रोजन के साथ। अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज आपको यहाँ दिया हुआ है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना, वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, एंड वॉशिंग क्लोथ्स, है ना, मतलब वॉश्ड क्लोथ्स को ब्लीच करने में लॉन्ड्री में यूज होता है ये सब, है ना। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है काफी सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में, ड्रिंकिंग वाटर जर्म्स को हटाने के लिए भी यूज होता है ये, है ना। बेकिंग सोडा की बात आती है, बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। और ओके, इसके बाद क्या आता है, अपने पास आता है इसका फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा आप यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो फॉर मेकिंग बेकिंग सोडा, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल सॉल्ट। अच्छा, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, ओके, बेकिंग पाउडर क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हमको बेकिंग सोडा और एक माइल्ड एडिबल एसिड जैसे कि टार्टरिक एसिड को क्या बोलते हैं, ऐड करना पड़ता है। बेकिंग पाउडर को हीट करना पड़ता है और मिक्स करना पड़ता है किसके, पानी के अंदर, तो ये रिएक्शन होता है, ठीक है, ये वाला रिएक्शन टेक प्लेस। तो ये बेकिंग सोडा का ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला दिया नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला ये होता है Na2CO3, है ना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है बेकिंग
पाउडर। ओके, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग होते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जो है काफ़ी ज़्यादा एंटासिड्स में यूज़ किया जाता है और फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ किया जाता है। अब वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3.NH2O, ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसमें, है ना? तो सिर्फ बेकिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, बाकी सब में होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हाँ, तो एक मिनट रुकिए, मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे इसमें नहीं है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना? ब्लीचिंग पाउडर में होता है। अब वो इसमें नहीं दिख रहा है बट एक्चुअल में होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा में नहीं होता। और इसके बाद क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 और हाफ H2O, है ना? ये आप ज़रूर से पढ़िएगा एक बार इसको, और इसको पढ़ने के बाद आप इसका एक्सप्लेनेशन समझ पाएँगे। CaSO4 और हाफ H2O प्लस हाफ H2O बनने से जिप्सम बन जाता है, मतलब पानी ऐड करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद ये वाला चैप्टर भी हमारे पास खत्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन रही है, कोई बात नहीं गाइस, साइंस है भाई, लंबा बनेगा तभी तो मतलब आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। तो यार अब हमारे पास ये चैप्टर आता है अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इसके अंदर जो है सबसे पहले हमको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कवर करनी थी मेटल नॉन मेटल की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में क्या क्या आता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो हम सीधा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ उसमें चलेंगे, नॉन मेटल्स में, है ना? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में सबसे पहले आता है उसका स्टेट, है ना? मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। लस्टर उनका होता है प्योर स्टेट में मेटल्स शाइनिंग होते हैं, है ना? शाइन करते हैं, लस्टर यानी उनमें एक शाइन होती है। ठीक है, हार्डनेस, मेटल जनरली हार्ड होते हैं, है ना? मालेबिलिटी मतलब मेटल को हम लोग हथौड़े से या फिर किसी से ऐसे पीट पीट के हम लोग थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब metals can be converted into thin sheets, and this property is called malleability। ठीक है, अब क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब इन जो हमने थिन शीट्स बनाया इसको हम लोग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मतलब सम मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन वायर्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, अब थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मतलब जो मेटल्स होते हैं वो जनरली गुड कंडक्टर्स होते हैं, किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, है ना? जो सिल्वर होता है वो हीट का सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, जिसके बाद कॉपर और एल्यूमिनियम का नंबर आता है। ठीक है, अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स में मेटल्स का जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो जो है जनरली बहुत ज़्यादा हाई होता है ना? मतलब मेटल्स का जनरली जो बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम है, उसका 993 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट है, और 2792 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, सोनोरस सोनोरस है ना? मतलब जो मेल्ट ये होते हैं सोनोरिटी, मतलब जो मेटल्स होते हैं उनको जब हम लोग एक हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करते हैं तो उसका एक साउंड आता है, एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना? जैसे घंटी बजाते कैसा साउंड आता है, तो वो साउंड उस टाइप का वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स खत्म हो जाता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के अंदर चलते हैं फटाक से। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में सबसे पहले क्या आता है? स्टेट। तो जो नॉन मेटल्स होता है वो सॉलिड हो सकते हैं या तो गैस हो सकते हैं, है ना? मतलब सॉलिड लिक्विड गैस तीनों ही हो सकते हैं नॉन मेटल्स, है ना? लस्चरिटी, उनमें कोई लस्चर नहीं होता, वो जनरली डल होते हैं। हार्डनेस, वो जनरली सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल्स, है ना? माल्येबिलिटी, है ना? जो नॉन मेटल होते हैं वो जनरली माल्येबल नहीं होते हैं और वो एक्चुअली ब्रिटाइल होते हैं। सॉरी, नॉट ब्रिटल, ब्रिटाइल नहीं, ब्रिटेल होते हैं। डक्टिलिटी, जो नॉन मेटल होते हैं वो एक्चुअली डक्टाइल नहीं होते हैं। थर्मल इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, नॉन मेटल्स जनरली जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनका लो होता है, और सोनोरस मतलब उनका मतलब पीटने पे जो है उनको साउंड जनरेट नहीं होता है। तो इतना हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों का। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आता है व्हाट हैपेंस व्हेन एयर मेटल आर बर्न्ड इन एयर। तो जो मेटल्स मतलब होते हैं उनको अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मतलब बर्न्ड इन एयर करते हैं, तो देखो क्या होता है। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन बिकम मेटल ऑक्साइड, है ना? तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो एग्जांपल है। 2Cu प्लस O2 बिकम CuO 2CuO, और A4Al प्लस 3O2 बिकम 2AlO3, है ना? तो इसके बाद क्या आता है? ओके, ये आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, है ना? जो एसिड्स और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, है ना? मतलब इसको आप एक तरह से दोगले कह सकते हैं, मतलब ये दोनों तरफ काम करते हैं, मतलब इसमें भी काम करते हैं, एसिड में भी काम करते हैं और बेस की तरह भी काम करते हैं, है ना? तो इसे बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओके, यहाँ पे आप स्पेलिंग देख सकते हैं, दीज आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, है ना? दो एग्जांपल आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड के याद होने चाहिए, एक तो होता है Al2O3 और एक होता है K2O। ठीक है, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दोनों एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, और एल्कलाइज आपको मैंने बताया था क्या होता है, जो क्या बोलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ मोस्ट मेटल्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, मतलब ऑक्साइड जो होते हैं मेटल्स के वो सोल्यूबल नहीं होते वाटर में,
पर कुछ जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं जो कि एल्कलाइज फॉर्म करते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब एल्कलाइज है। ओके, इसके बाद इतना बड़ा पैराग्राफ मैं इसका समरी देता हूँ फटाक से आप। ओके, सो ये जो पैराग्राफ है यहाँ तक, ये नीचे तक जो है, इसमें यही कुछ लिखे हुए हैं कि जो ऑक्सीजन है वो डिफरेंट मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनते हैं। तो जो एल्कलाइन मेटल्स होते हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये हाइड्रोजन रखते हैं, तो ये ऑक्सीजन में रखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा विग्रेसली रिएक्ट करते हैं, और इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखा जाता है ताकि क्या बोलते हैं एक्सीडेंशियल फायर ना लगे। ठीक है, जो सरफेस मेटल्स होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एक्सेट्रा, ये सबको एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड से एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे कवर करके रखा जाता है, जिससे कि मतलब ये ऑक्सीडेशन नहीं होता इनका, और ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। आयरन जो होता है वो हीटिंग पे तो बर्न नहीं होता, लेकिन जो आयरन फिलिंग्स होते हैं वो जब फ्लेम में उसको डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा विगरसली बर्न होते हैं, है ना। और जो कॉपर होता है वो जलता नहीं है, लेकिन जो हॉट मेटल होता है वो कोट किया जाता है जब एक कॉपर के मतलब ब्लैक कलर्स के कॉपर ऑक्साइड से, तब वो जलता है। ठीक है, मतलब एक्चुअली इसमें क्या कहना चाह रहा है, जो कॉपर है वो जलता नहीं है, लेकिन जो हॉट मेटल है उसको ब्लैक कलर लेयर कॉपर 2 ऑक्साइड से कवर किया जाता है। ठीक है, एक सिल्वर और जो गोल्ड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, चाहे कितना ही हाई टेम्परेचर क्यों ना हो। सो यहाँ पे एक प्रोसेस आता है जिसको कहते हैं एनोडाइजिंग। तो इसमें क्या होता है, एक थिक ऑक्साइड लेयर एल्यूमिनियम की फॉर्म की जाती है। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है एक पतला ऑक्साइड लेयर बनाता है जब वो एयर के साथ कम वो बोलते हैं एक्सपोज किया जाता है एयर के खिलाफ, और ये उसको आगे के कोरोजन से फर्दर रेसिस्ट करता है ना। अब एनोडाइजिंग के टाइम पे एक क्लीन एल्यूमिनियम का आर्टिकल है जो कि एनोड बनाया जाता है और इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, किससे, डाइल्यूट H2SO4 से, है ना। और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है एनोड पे, रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम टू फॉर्म अ थिक प्रोटेक्टिव लेयर, ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड का लेयर फॉर्म करने के लिए, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करने के लिए जो है ये यूज किया जाता है। सीधी सी बात इतनी है। ठीक है, एनोडाइजिंग। ओके, मतलब एक थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम फॉर्म की जाती है किसी चीज के ऊपर ताकि वो आगे कोरोड ना हो। ठीक है, इसे एनोडाइजिंग बोलते हैं। राइट, ये कोरोजन का प्रिवेंशन का मेथड है, इसे आप कैसे कह सकते हैं। अब व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो उसको क्या बोलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले कई बार एग्जाम में क्या आता है, एक ऐसे पिक्चर दे देगा इस चीज का पिक्चर देगा और बोलेगा कि ये क्या है आप बताइए। ठीक है, इस वाटर कलेक्शन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इसे बोलेंगे हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, ये आप देखिए डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, ये आप सैंपल पेपर से आप देख सकते हैं, सैंपल पेपर्स में था। राइट, अब मेटल्स का रिएक्शन होता है जब वाटर के साथ, तो मेटल प्लस वाटर बिकम मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, एंड देन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर बिकम मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, के प्लस H2O बिकम KOH प्लस H2O प्लस हीट एंड एनर्जी, और Na प्लस H2O बिकम NaOH प्लस H2 प्लस हीट एंड एनर्जी, है ना। तो यही चीज़ है। और इसके बाद क्या है, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज वेरी लेस वायलेंट। ठीक है, कैल्शियम जो है वो इतना ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ, बट पोटेशियम और जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा, मतलब पोटेशियम और सोडियम जो है वो ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करते हैं क्योंकि ये दोनों हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, है ना। और Mg डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, Mg जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट वो जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना। क्योंकि वो उठने लगता है, क्योंकि जो बबल्स होते हैं हाइड्रोजन गैस के वो स्टिक हो जाते हैं सरफेस, मेटल के सरफेस से, है ना। अब एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए। ठीक है, अब Fe जो है वो Fe3O4 बना देता है अगर वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो, बाकी अगर वो लिक्विड या गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो Fe2O3 बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड। राइट, अब मेटल्स होते हैं जैसे Pb, Cu, Ag, Au, है ना, ये सब जो है वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नीचे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, है ना। अब व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड बिकम सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो ये होता है जब मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है। सो इसके अंदर बस इतना ही है कि ये जो रिएक्शन है मेटल प्लस और डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट एसिड बिकम सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। राइट, सो इसके बाद आता है हाउ टू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, है ना। तो इसकी आपको फटाफट से समरी बता देता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं मेटल ए प्लस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी बिकम सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी। तो जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उनके कंपाउंड में जो है चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे आप ये इक्वेशन देख सकते हैं, है ना। और जब हम लोग एक आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है, तो यही होता है इसमें। और इसके बाद अपने पास आता है रिएक्टिविटी सीरीज, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
है ना। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड, इतना होता है हमारे अपने इसमें, है ना। मतलब अपने क्या बोलते हैं इसको, रेडियोटिव सीरीज में हमारे कोर्स में इतना ही है, बाकी और भी लंबा होता है ना। ओके, सो इसके बाद हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके, ये डिस्कस करने से पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स क्या होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में रिएक्शन विद ऑक्सीजन आता है, तो नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन बिकम नॉन मेटल ऑक्साइड्स, मतलब नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है, जो कि कोवैलेंट होते हैं, ठीक है, मतलब नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन बिकम एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स, है ना, इतना होता है। तो C प्लस O2 बिकम CO2, CO2 प्लस H2O बिकम H2CO3, है ना, इस टाइप के होते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं जितना मैंने अभी बोला। और रिएक्शन विथ हाइड्रोजन होता है, अ फ्यू एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम कैन फोर्स द हाइड्रोजन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म सॉल्ट्स कॉल्ड हाइड्राइड्स। तो Na प्लस H2 बिकम NaH एंड Ca प्लस H2 बिकम CaH, है ना। तो ये होता है मतलब ये हो गया हमारा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। और हाँ, जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड्स और नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी फॉर्म हो जाते हैं कई बार। और जो नॉन मेटल्स है वो हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर पाते क्योंकि ये सिर्फ H प्लस आयन सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी समरी बता फटाफट से बता देता हूँ। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले तो 1 से लेकर 20 तक के जितने भी एटम्स हैं उनके वैलेंसी और एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए लाइन वाइज, है ना। तो आपको वो 9th में होगा, तो वो आपको याद होना चाहिए। लास्ट के 19 20 नहीं है उसमें, तो 19 पोटेशियम है, 20 कैल्शियम है, आपको याद होना चाहिए इतना, है ना। और अब इसके बाद यहाँ पे आयन, कैटायन, एनायन की डेफिनेशन वगैरह दी हुई है, आपको पता होगा इतना तो, है ना। अब कॉज ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले जो याद करना है वो है ये, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं चेंज होता है ना, जब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, है ना, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ये आपको याद करना है ना। तो ये आता है एग्जाम में, ठीक है। और इतना आपने कर लिया। इसके बाद ये इस टाइप के आप एग्जांपल देख सकते हैं। फिर आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पर रहती बात। तो जो प्रॉपर्टीज होती हैं आयनिक कंपाउंड्स की वो होती है सबसे पहले तो फिजिकल नेचर। आयनिक कंपाउंड्स जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जो कि हार्ड होते हैं, क्योंकि उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के, वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, है ना। वो जनरली ब्रिटेल होते हैं, ठीक है। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि इनका मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है इनका जो आयनिक बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक करने में, ठीक है। और इसके कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में ये जो है मतलब जो मोल्टेन स्टेट होता है इनका, है ना, उसमें ये लोग मतलब कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बाकी इसमें नहीं करते ये लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि आपको पता है क्यों नहीं करते, है ना। आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कैसे नहीं, क्यों नहीं करते, राइट। सो इसके बाद क्या है, अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली, तो आप इसमें से भी देख सकते हैं, है ना। इसके बाद अकरेंस ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो अकरेंस ऑफ मेटल्स के अंदर क्या बोलते हैं, जो उसका एक्सट्रैक्शन वगैरह है ना। तो अकर्स मतलब मैटर कैसे अकर होते हैं मेटल्स, तो मिनरल के फॉर्म में होता है और एक तो ओर के फॉर्म में होता है। तो मिनरल क्या होता है, जो कि अर्थ के क्रस्ट में फाइंड हम कर सकते हैं मिनरल्स को, जैसे जिंक होता है, ब्लेंड होता है, सिनेबार, ये सब होता है। और ओर क्या होता है, जिसके अंदर से हम लोग मिनरल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको हम ओर बोलते हैं, ठीक है। गैंज क्या होता है, गैंज वो होता है मतलब जो सैंड और रॉक मटेरियल होता है जिसमें कि और प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंज बोलते हैं, ठीक है। अब ऑकरेंस ऑफ मेटल्स हम फटाफट से यहाँ पे फटाफट खत्म करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, है ना। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस से इतने मेटल्स होते हैं, हटते हैं, मतलब प्योर होते हैं, प्योरीफाई होते हैं, कार्बन से रिडक्शन होकर इतने मेटल्स प्योर होते हैं। और नेटिव स्टेट में ये दोनों फाइंड होते हैं ना, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। अब ओर का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है ये आप चार्ट देख सकते हैं आप यहाँ पे, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जो हाई रिएक्टिविटी होते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, मीडियम रिएक्टिविटी होता है उनको कार्बोनेशन मतलब कैल्सिनेशन या तो रोस्टिंग से। तो कैल्सिनेशन उनके लिए जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं, जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनके लिए रोस्टिंग होता है, ठीक है। कैल्सिनेशन कार्बोनेट, ठीक है, सी इस टाइप से जा सकते हैं। बाकी दूसरा तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, फिर सल्फरिक का रोस्टिंग, ठीक है। फिर दोनों को ऑक्साइड मेटल बन जाते हैं और इनको रिड्यूस करके प्योर मेटल बना लिया जाता है। अब मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी को सल्फाइड ओर के साथ सल्फाइड ओर बनते हैं इनके, और इनको रोस्टिंग से सीधा मेटल बना के रिफाइनरी के लिए भेज दिया जाता है। अब
एनरिचमेंट ऑफ ओर्स में आई गेस ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बाकी हम फिर भी देख लेते हैं। जो रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ होते हैं, जैसे सैंड सॉइल होता है उसमें, तो ताकि वो जो मेटल है वो ज़्यादा प्योर हो जाए, उसको एनरिचमेंट ऑफ ओर्स बोलते हैं, ठीक है। अब कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू इट्स ऑक्साइड, हाँ, तो ये जो चीज़ है, देखो कन्वर्जन ऑफ ओर है ना, तो जो मेटल सल्फाइड या कार्बोनेट होते हैं उनको पहले मेटल ऑक्साइड में किया जाता है, ताकि वो फिर उसके बाद आसानी से जो नॉर्मल मेटल है उसमें करा जा सके, उसको ट्रांसफर करा जा सके, है ना। जो रिडक्शन होता है उसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। तो अब क्या है, मतलब जो मेटल्स है उसको प्योर मेटल बनाना, उसको रिडक्शन से बनाया जाता है, तो ये है रिडक्शन यहाँ पे, ठीक है। अब एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, है ना, तो जो मरकरी होता है, जैसे सिनेबार है ना, सिनेबार क्या होता है, HgS, है ना, ये सल्फाइड और होता है, जिसको पहले रोस्टिंग किया जाता है ताकि HgO प्लस SO2 बन जाए, और उसके बाद HgO को हीट करके Hg और O2 बना लिया जाता है, ठीक है। सेम गोज विथ COS, है ना, COS क्या होता है, कॉपर सल्फाइड, है ना, तो इसको भी ऐसे ही कर लिया जाता है। अब एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, रोस्टिंग कैल्सिनेशन आपको अभी बता दिया मैंने, है ना। अब मेथड्स ऑफ रिडक्शन क्या होता है, अनरिएक्टिव मेटल्स विच आर लो इन रिएक्टिविटी सीरीज लाइक मरकरी, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट करते हैं अलाउंड, है ना, जो लो होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में उनको हीट करने से हो जाता है, जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं उनके लिए रोस्टिंग होता है और कैल्सिनेशन होता है, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ठीक है। आपको ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनरिंग, इसका आपको डेफिनेशन अच्छे से याद करके जाना है, एग्जाम में ये आई गेस 3 या 5 मार्कर में आ जाता है ना। और एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड द टॉप इलेक्ट्रोलाइसिस से, है ना। अब रिफाइनरिंग ऑफ मेटल हो गया, उसके बाद ये जो है ना थर्माइट रिएक्शन, आपको थर्माइट रिएक्शन भी जो है यहाँ पे याद करके जाना पड़ेगा इसमें, है ना। तो थर्माइट रिएक्शन भी फटाफट से आप देख लीजिएगा इसमें, और आई गेस थर्माइट रिएक्शन यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, वेल मुझे तो नहीं दिख रहा है। हाँ थर्माइट, ओके यहीं पे दिस इज थर्माइट रिएक्शन, है ना। तो Fe2O3 प्लस 2Al बिकम 2Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट, ये होता है थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। तो थर्माइट रिएक्शन भी हो गया, और इसी के साथ आई गेस हमारा चैप्टर एंड हो चुका है यहाँ पे। ओके, कोरोजन, तो कोरोजन आपको अभी मैंने बता दिया कोरोजन क्या होता है ना, वीडियो की स्टार्टिंग में। और प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के लिए जो मेथड्स होते हैं, जैसे गैल्वेनाइजेशन हो गया, है ना, आपके पास गैल्वेनाइजेशन होता है, एलॉइंग होता है, और क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन, एलॉइंग, ये दो मेथड्स एक्चुअली होते हैं। पेंटिंग हो गया, ऑयलिंग हो गया, ग्रीजिंग हो गया, काफ़ी सारे मेथड होते हैं आपके पास, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक ऑन द मेटल, तो इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। बाकी एलॉइंग आपको पता है, दो मेटल को कंबाइन करके जो है एलॉय बनाया जाता है ना। कुछ कुछ आप इंपॉर्टेंट जो एलॉय है, इस पैराग्राफ के अंदर जितने एलॉय है आप याद कर लीजिएगा इन दो पैराग्राफ के अंदर, तो हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अब फटाफट से चलते हैं अगले चैप्टर को, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अगर कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में आने से पहले हम कार्बन की कुछ कुछ चीज़ जान लेते हैं, जैसे कि उसका सिंबल C होता है, उसका नेचर नॉन मेटल होता है, उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है, वैलेंसी 4 होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसे या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे या तो 4 इलेक्ट्रॉन देने होंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन लेने से क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगी, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में तो सिर्फ 2 ही प्रोटॉन है ना, मतलब 6 ही इलेक्ट्रॉन है, और 10 मतलब 6 प्रोटॉन है, अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना, अनस्टेबल हो जाएगा वो। अगर उसको 4 इलेक्ट्रॉन देने हैं तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, जितना उसके न्यूक्लियस के औकात के बाहर है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड यानी ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ, जैसे हाइड्रोजन का बनता है, ऑक्सीजन का बनता है ना, H2O2, वाटर का बनता है H2O, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और अमोनिया NH3, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, है ना, और फिर लास्ट में सल्फर सल्फर मॉलिक्यूल जो एसिड बनता है ना वो, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है बॉन्डिंग इन कार्बन इज द कोवेलेंट बॉन्ड। तो अभी इसमें आगे क्या है हम फटाफट से देख लेते हैं यहाँ पे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम कार्बन्स ऑफ कंपाउंड, मतलब कंपाउंड के कुछ कार्बन है, कार्बन के कुछ कंपाउंड है यहाँ पे, तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपको गिवन है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं लिखा है यहाँ पे, पर याद करने की आपको जरूरत नहीं है ठीक है। तो मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स ऑफ कोकोनट, ओके, मैं इसका आपको थोड़ा सा समरी बता देता हूँ। इसमें कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है।
सॉरी, कार्बन कंपाउंड्स नहीं, कोवैलेंट कंपाउंड्स की, है ना। तो पहला ये लिखा हुआ है प्रॉपर्टी कि जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली लिक्विड या गैस होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वो तो ज़रा सा वीक होता है, ठीक है। अब कार्बन कंपाउंड्स जो है वो उनका यूजुअली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, जैसे आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, कोवेलेंटली जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होता है उनका मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो नहीं होता, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी जो है वो स्मॉल होते हैं, काफ़ी कम होता है, ठीक है। अब वो जनरली जो है मतलब सोल्यूबल नहीं होता वाटर में, इनसोल्यूबल होता है, पर वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होता है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स और कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने के कारण ऐसा होता है, ठीक है। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स जो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर होते हैं एटम्स में, और कोई चार्ज नहीं होता, मतलब कोई आयंस नहीं बनता, इसलिए ये लोग पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, तो ये दो कारण बने हुए हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं कि क्यों वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या आता है यहाँ पे, H2O मतलब O2 और N2, ये सब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं फटाक से अपन, इतना तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना। ये आप देख सकते हैं CH4, ये क्या है, ये मेथेन है, ठीक है। अब एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, है ना। तो 3 एलोट्रोप्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एक दिया डायमंड, एक दिया ग्रेफाइट और एक दिया है बकमिस्टर फुलरीन। तो जो डायमंड होता है वो जनरली कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, स्पार्कलिंग होता है और लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और उसकी लाइट रिफ्लेक्ट करने के कारण, लाइट को रिफ्लेक्ट करने के कारण उसे लस्ट्रस कहा जाता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड देख सकते हैं, और डायमंड का यूज़ कहाँ होता है, कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, जैसे कि ग्लास कटर्स होते हैं ना, तो उसमें डायमंड का यूज़ होता है। रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स में डायमंड का यूज़ होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है डायमंड, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है ऑन अर्थ, ठीक है। और डायमंड जो है वो ज्वेलरी मेकिंग में भी यूज़ होता है, और शार्प एज के जो डायमंड्स होते हैं उनको आई सर्जन्स यूज़ करते हैं कैटरैक्ट निकालने के लिए, ठीक है। आंखों से कैटरैक्ट निकालते हैं ना, तो उसकी सर्जरी इसलिए महंगी होती है। अब ग्रेफाइट जो होता है वो ब्लैक, शाइनी और ओपेक होता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, और ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, और ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और ये क्या है कि इट मेक्स अ सूटेबल मटेरियल फॉर इलेक्ट्रोड्स, है ना। जो इलेक्ट्रोलाइसिस में जो इलेक्ट्रोड्स चाहिए होता है उसके लिए सूटेबल मटेरियल ये है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ग्रेफाइट का जो यूजेस है ना, ग्रेफाइट का यूज़ क्या होता है, क्या बोलते हैं, फास्ट मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी में लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है ग्रेफाइट को, है ना। ये क्या बोलते हैं, ड्राई सेल्स में इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए और ड्राई आर्क्स में मतलब इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये, है ना। और ये क्या बोलते हैं, जो पेंसिल की जो लीड्स होती है ना, ये उसको बनाने में भी यूज़ किया जाता है। बाकी अब आता है अपने पास फुलरीन्स, जो कि एक और क्या बोलते हैं, कार्बन एटम का टाइप है, और इसको फर्स्ट जो है, सबसे पहला फुलरीन है बकमिंस्टर फुलरीन, जो कि कार्बन एटम्स के एक फुटबॉल जैसे शेप को बनाने से बनता है ना। ये एक जियोडेस्टिक डोम जैसा दिखता है, जो कि यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुल्लर ने बनाया था, है ना। और ये मॉलिक्यूल इसलिए इसका नाम पड़ा बकमिंस्टर फुल्लरीन, ठीक है। तो इतना भी हो गया अपने पास। अब इसके बाद क्या आता है, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, आई गेस, यस, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो इसके अंदर क्या बताते हैं हमको कि कार्बन का जो नेचर है वो वर्सटाइल क्यों है, और मतलब वो कोवेलेंट कंपाउंड से क्यों बनाता है। तो सबसे पहले तो बात आती है इसकी कैटेनेशन, ठीक है। कैटेनेशन यानी जो कार्बन की प्रॉपर्टी है जिससे कि वो बहुत लॉन्ग चेन बना सकता है कार्बन की, उसे बोलते हैं कैटेनेशन, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटेनेशन, ठीक है। अब जो कंपाउंड्स होते हैं ये ब्रांच भी हो सकते हैं, या लॉन्ग एकदम चेन्स भी हो सकते हैं, है ना। ये रिंग्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। और सिंगल, डबल, ये ट्रिपल बॉन्ड इसमें हो सकता है, ठीक है। अब टेट्रा वैलेंसी, कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है, तो यही टेट्रा वैलेंसी, ठीक है। इसकी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2,4, और इसका वैलेंसी 4 है। तो ये 4 अलग-अलग कंपाउंड से क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, इवन ट्रिपल बॉन्ड तक ये बना सकता है ना। तो इसीलिए ये इतना ज़्यादा मतलब कनेक्ट होता है, इतना लॉन्ग चेन बना सकता है ये। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, इसका जो बॉन्ड्स होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्यों, क्योंकि ये स्मॉल, इसका एटॉमिक साइज बहुत स्मॉल है, ठीक है। द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद द मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज,
मेकिंग दीज बॉन्ड्स वेरी स्टेबल। ये बॉन्ड्स को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बना देते हैं इनके स्मॉल साइज़ के कारण, है ना? ये जो है इसके न्यूक्लियस को इनेबल करता है ताकि ये क्या बोलते हैं शेयर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड कर सके, है ना? तो ये हो गए 3 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी क्यों ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, है ना? तो कार्बन कंपाउंड सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेट कौन से? जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड होते हैं, और जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, और सैचुरेटेड का फॉर्मूला होता है एक, मतलब हाइड्रोकार्बन बनाने का जनरल फॉर्मूला बोलते हैं जिसको CnH2n+2। ठीक है, यहाँ कहीं पे होगा तो मैं आपको बताता हूँ। वेल आई डोंट थिंक यहाँ पे होता है। स्टिल मैं आपको एक बार देख करके यहाँ पे बता देता हूँ, तो यहाँ पे नहीं है। आप नोट कर सकते हैं CN, जैसे C6 लिखते हैं ना अपन, तो वैसे 6 की जगह N लिखना है, तो CnH2n+2 ये होता है सैचुरेटेड का, या फिर उसे हम एल्केन कहते हैं। और एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं ना अनसैचुरेटेड, वो होते हैं, उनका फॉर्मूला होता है देखो इस टाइप से। जैसे जो एल्कीन होता है उसका होता है CnH2n, और जो एल्काइंस होते हैं उनका CnH2n-2। ठीक है, तो इस टाइप से जो है तीनों का फॉर्मूला बनता है। और सैचुरेटेड होता है जो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड होता है जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो जनरली ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, और ये जब जलते हैं तो एक क्लीन फ्लेम देते हैं ना, क्योंकि इनका जो परसेंटेज है कार्बन का वो मतलब रिलेटिवली लो है, और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है डायरेक्टली कंबशन में। ठीक है, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, ये सैचुरेटेड से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, है ना? केमिकल रिएक्टिविटी के टाइम पे यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और ये एक येलो फ्लेम देते हैं काफ़ी सारे काले धुएँ के साथ, क्योंकि इसका जो कार्बन का जो अमाउंट है इसके अंदर वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बहुत ज़्यादा है, और ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज़ नहीं होता है। ठीक है? कंबशन में, इसलिए ये ब्लैक स्मोक देता है जलने पे। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी यहाँ पे काफ़ी सारे दिए हुए हैं, जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर दिया है ना? ये ब्रांच वाला है। ठीक है, और जो सिंपल लाइन वाला होता है वो तो आपने देखा ही है ना? ये देखिए ये ब्रांच वाले हैं, और लाइन्स वाले आपको पता है कैसा होता है। ठीक है, अब ये क्या है? ये है C2H4, राइट? तो ये C2H4 आ गया यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला, मतलब ये क्या है? एथीन है, और इसका आपको नाम याद रखना पड़ता है ना? तो इसका आपको नाम कैसे याद रखना है आपको बताता हूँ, आपको इसे याद ही रखना पड़ेगा एक्चुअली। सो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, मेथ यानी 1, ठीक है, 1 कार्बन यानी मेथ, ठीक है, 2 कार्बन यानी एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, फिर 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, ठीक है, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, और 10 कार्बन डेक। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और बॉन्डिंग से आगे आपको बॉन्डिंग के हिसाब से एन, ईन, आइन लगाना है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड है ईन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है आइन लगेगा। ठीक है, आइन यानी वाई एन ई, ठीक है, वाई वाई एन ई, है ना, ये लगेगा। तो ये 3 यहाँ पे लगते हैं, और इसका जो है यहाँ पे आप टाइप्स देख सकते हैं, है ना, कार्बन स्केलेटन्स के, है ना? तो एक तो बनता है एकदम स्ट्रेट चेन बनता है, एक ये ब्रांच्ड चेन बनता है, और एक क्लोज्ड चेन भी बनता है। क्लोज्ड चेन यानी ये साइक्लोहेक्सेन जैसा, है ना? साइक्लोहेक्सेनिन है क्या? ये कौन सा मॉलिक्यूल है बी वाला? कंप्लीट मॉलिक्यूल, हाँ, साइक्लोहेक्सेन वाला, राइट? तो साइक्लोहेक्सेन इस टाइप से बन जाता है एक क्लोज्ड चेन, है ना, साइक्लो में। और साइक्लो में जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि CnH2n होता है, तो इसमें अलग होता है इसमें फॉर्मूला। इसमें सैचुरेटेड का CnH2n होता है, और अनसैचुरेटेड के एल्कीन में CnH2n-2, और एल्काइन में वैसे एल्काइन तक जाता नहीं है, बट हमारे कोर्स में ही नहीं है एक्चुअली एल्काइन, बट अगर फिर भी जाता है, कभी आ जाता है, तो CnH2n-4। ठीक है, तो इतना हो गया। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बेंजीन है, इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा C6H6। ठीक है, इस टाइप से ये बन जाता है साइक्लो में। एक एक छोड़ के अल्टरनेटिवली यहाँ पे डबल बॉन्ड हमको लगाना पड़ता है। ओके, तो इसके बाद क्या आता है? विल यू बी माई फ्रेंड, राइट? और हाँ, इससे पहले यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उन्हें एल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड को एल्काइन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को मतलब डबल बॉन्ड को एल्कीन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन कहते हैं। इतना तो पहले आपको पता होगा। आगे विल यू बी माई फ्रेंड, राइट? सो इसके अंदर क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप्स में हमको ये सब जो फंक्शनल ग्रुप्स है यहाँ पे हमको दिए हुए, ये हमको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले हेलो एल्केन जो आता है ना, हेलो एल्केन, वो आता है। Cl या Br लग जाता है जब किसी में, है ना, सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन एटम की जगह जब Cl और Br में से कोई एक लग जाता है, तो फिर वो
क्लोरो या ब्रोमो एल्केन, जो भी एल्केन है वो बन जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन, ओके हेटेरो एटम है ये, तो ये छोड़ो, है ना। क्लास ऑफ कंपाउंड्स देखो, ये अल्कोहल में OH लगता है, एल्डिहाइड में COH लगता है, कीटोन में CO लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH लगता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद होमोलोगस सीरीज आता है अपने पास, है ना। तो होमोलोगस सीरीज में क्या होता है कि होमोलोगस सीरीज में जो है कार्बन एटम्स वो लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, एक चेन से, और जो एक डिफर करते हैं एक पर्टिकुलर नंबर से डिफर करते हैं। ये जैसे कि AP होता है ना अपने पास, उस टाइप का ये कुछ होता है। मैथ्स में AP है और इसमें होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे CH4 है, तो हमने CH2 इसमें बढ़ा दिया तो क्या हुआ, C2H6 हो गया। फिर CH2 बढ़ा दिया हमने तो क्या हुआ, C3H8 हो गया, है ना। तो एक C बढ़ रहा है, दो H बढ़ रहे हैं, तो कॉन्स्टेंटली कॉमन डिफरेंस जो है ये बढ़ रहा है, तो इसे हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन आप इस पैराग्राफ में से जो है निकाल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है, such a series of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called a homologous series। तो ये आपके पास यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी आ गया। ओके, सो होमोलोगस सीरीज भी हो गया अपने पास। यहाँ पे क्या है, ओके होमोलोगस सीरीज ही है। अब इसके बाद नॉमेनक्लेचर के आपको जो रूल्स है यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना। और ये क्या है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये वही फंक्शनल ग्रुप वाला है। तो देखो हेलो एल्केन प्रीफिक्स क्या लगता है, प्रीफिक्स यानी आगे लगने वाला, तो क्लोरो या ब्रोमो लगता है आगे लगता है, जैसे यहाँ पे लगा है Cl लग गया है प्रोपेन में, तो ये क्या हो गया, क्लोरोप्रोपेन हो गया, ठीक है। ये Br लग गया प्रोपेन में, तो ब्रोमोप्रोपेन हो गया, ठीक है। अल्कोहल में सफिक्स लगता है यानी बाद में लगता है, क्या लगता है, ऑल लगता है, अल्कोहल का ऑल उठा लेते हैं यहाँ पे, और क्या बना देते हैं, प्रोपेनोल। यहाँ पे प्रोपेन था, तो पहले तो प्रोपाइन कर दिया इसको, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दिया, हाइड्रोजन की जगह OH लगा दिया, तो प्रोपेनोल हो गया, है ना। एल्डिहाइड ग्रुप में Al लगाते हैं, आल, शुरुआत का आल ले लेते हैं यहाँ पे, एल्डिहाइड का आल, ठीक है। तो ये क्या बना देता है, प्रोपेनाल। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया कार्बन के साथ, लेकिन 3 कार्बन है ना, तो इसी ये प्रॉप ही रहेगा, सिंगल बॉन्ड विथ हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, तो प्रोपेनॉल, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, कीटोन। कीटोन हमेशा बीच में ही होता है, सबसे छोटा जो कीटोन हमको बनाना पड़ता है, सबसे सिंपलेस्ट, वो प्रोपेनोन ही बनता है, क्योंकि प्रोपेनोन के साइड साइड में कार्बन होता है 2, और बीच में एक कार्बन फ्री होता है जिसके अंदर हम डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। नहीं तो फिर अगर हम लोग इस साइड में लगा देंगे डबल बॉन्ड विथ O, तो वो सिंगल बॉन्ड H लगेगा और वो प्रोपेनॉल बन जाएगा, है ना। तो इसलिए प्रोपेनोन सबसे छोटा कीटोन होता है, सबसे सिंपलेस्ट होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आप देख सकते हैं इस टाइप का होता है ना। प्रोपेनोइक एसिड, एक मेथेनोइक एसिड भी होता है ना, जो कि आपको मैंने बताया था एंड स्टिंग वगैरह में होता है ना। तो उसमें C2 होता है ना। उसके बाद क्या आता है, एल्काइंस आता है, एल्कीन्स। एल्कीन्स और एल्काइंस आपको पता है क्या होता है, प्रोपेन प्रोपाइन, यहाँ पे आपको पता है YNE लगाते हैं और ENE लगाते हैं, कार्बन के नंबर देख के 1 2 3, तो प्रोप, बाकी डबल बॉन्ड है तो इन, ठीक है, 1 2 3 यानी प्रोप, फिर ट्रिपल बॉन्ड है यानी आइन, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे जो है ये भी होता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, तो इसमें कार्बन कंपाउंड जो होते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है। सबसे पहला क्या आता है, कंबशन आता है ना। मतलब जो दो कंपाउंड्स ऐड होकर जब कुछ बनाते हैं तो उसमें हीट और लाइट का प्रोडक्शन होता है, तो उसे कंबशन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं C+O2 बिकम CO2 प्लस हीट एंड लाइट, तो कार्बन और ऑक्सीजन को ऐड करने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उससे हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है ना। अब CH4 प्लस 2O2 बिकम CO2 प्लस H2O एंड हीट एंड लाइट, है ना। मतलब दे दे के CO2 H2O बनेगा, है ना। अगर उसमें हाइड्रोजन है तो CO2 H2O बनेगा ही बनेगा कंबशन में, ठीक है। और लास्ट में हीट एंड लाइट, बाकी आप देख सकते हैं किस टाइप से क्या बन रहा है, उस हिसाब से बैलेंसिंग कर सकते हैं इसकी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, बैलेंस द लेटर टू रिएक्शंस लाइक लर्न इन फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। मतलब बात के दो हमको इन दोनों को आपको बैलेंस करना है 2 और 3 को। और इसके बाद क्या आता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ओके। सो ये फ्लेम वाला मैंने आपको बता चुका हूँ, है ना। फ्लेम वाले की क्या बात हुई, हाँ ये फ्लेम वाला मैंने आपको कंप्लीट कर दिया पूरा। ये दोनों जो डू यू नो वाले बॉक्स है ये एग्जाम में नहीं आते हैं। अब आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ऊपर। सो ऑक्सीडेशन होता है, राइट। सो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या बोलते हैं, वही सेम, ऑक्सीजन इज एडेड, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, या तो इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, ठीक है। यही बात है यहाँ पे भी। बस आपको ये एक जो है ये चीज़ याद रखना है ना। ऑक्सीडेशन फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करने के लिए क्या होता है, CH3CH2OH यानी C2H5OH जो होता है, एथेनॉल होता है, उसको एल्कलाइन KMnHO4 में, KMnO4 में, एल्कलाइन इसमें और हीट में जो डाल करके इसका वो बना देते हैं CH3COH यानी एथेनोइक एसिड बना देते हैं। और ये क्या रिएक्शन होता है,
ये जो मतलब KMnO4 है, ये क्या है, कैटलिस्ट है। उसके नीचे आप देख सकते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये भी हम डाल सकते हैं इसमें, है ना। ये कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट यानी जो कि क्या बोलते हैं, कोई चीज़ को चेंज करने में हेल्प करता है, किसी रिएक्शन को बूस्ट करने में हेल्प करता है बिना अपने इन्वॉल्वमेंट के, ठीक है। अब उसके बाद एडिशन रिएक्शन में आप देख सकते हैं कैटलिस्ट की बात की गई है। तो एडिशन रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट आता है और बॉन्ड को जो है तोड़ करके इसका जैसे यहाँ पे है C2R4, है ना। आर यानी कोई सा भी ये वो हो सकता है, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन ये हो सकता है, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया है। अब निकल कैटलिस्ट डाला H2 के साथ, तो क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड हो गया और 2 H लग गए ऊपर, राइट। यहाँ पे H2 था इसलिए यहाँ पे 2H आ गया, ओके। अब निकल कैटलिस्ट, निकल यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है ना, तो निकल कैटलिस्ट है इसलिए, H2 कैटलिस्ट नहीं है, निकल कैटलिस्ट है तो निकल यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, राइट। सो ये होता है। अब इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक एटम जो है वो दूसरे एटम को और एक ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस कर देता है एक मॉलिक्यूल से, जिसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं और यही जो है सबसे ज़्यादा ये सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं। और क्लोरीन जो है वो रिप्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को एक एटम से, है ना। तो यहाँ पे आप एक रिएक्शन देख सकते हैं, CH4 प्लस Cl2 बिकम CH3Cl प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। तो सनलाइट के प्रेजेंस में CH4 प्लस Cl2, एरो के ऊपर आप लिख सकते हैं सनलाइट, और क्या बन जाता है ये, CH3Cl प्लस HCl, ठीक है। ये क्या है, मेथाइल क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। तो मेथेन प्लस क्लोरीन बिकम मेथाइल क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या से हम क्लोरोमेथेन भी कर सकते हैं, है ना। तो मेथाइल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। अब सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, राइट। सो अगर आपने मेरा वन शॉट नहीं देखा इस चैप्टर का पहले, तो आप उसे भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट ये एग्जाम टाइम का रिवीजन है तो इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। वैसे इस चैप्टर के ऊपर अलग से सेपरेटली वन शॉट भी बना रखा है मैंने, है ना। तो अब एथेनॉल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है इसमें, है ना। तो पहले तो एथेनॉल होता क्या है, C2H5OH एल्कोहल, है ना। तो अब मेरे को उतना बताने की जरूरत नहीं है अल्कोहल कहाँ यूज होता है, आप लोग को उतना समझदार हो, है ना। आप C2H5OH जो होता है वो क्या होता है, एथेनॉल, अल्कोहल, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, इसको कॉमनली अल्कोहल कहा जाता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट है ये किसका, ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स का, ठीक है। और इसको मेडिसिन में भी यूज किया जाता है, टिंचर ऑफ आयोडीन में, कफ सिरप्स में और मैनी टॉनिक्स में, क्योंकि ये अच्छा सॉल्वेंट है, ठीक है। एथेनॉल वाटर में सॉल्यूबल है, हर एक किसी भी प्रोपोर्शन में डाल लो वो सॉल्यूबल हो जाएगा, वो घुल जाएगा उसमें, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ये जो होता है इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात अल्कोहल की। अब इसकी एथेनॉल की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर चर्चा की जाए, तो प्रॉपर्टी में सबसे पहला आता है कंबशन ऑफ एथेनॉल, है ना। तो इससे जो कंबशन होता है, तो एथेनॉल जो होता है हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, लिक्विड होता है जो कि ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है ना। एथेनॉल कैसे बर्न होता है, ब्लू फ्लेम के साथ, और क्या फॉर्म करता है, CO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है, कंबशन रिएक्शन, है ना। तो कंबशन में क्या फॉर्म होता है, CO2 और H2O, है ना। तो C2H5OH प्लस 3O2 बिकम ये क्या बोलते हैं इसको, CO2 प्लस H2O, ओके। तो इतना हो गया। वेल आई गेस इसमें इतना दिया नहीं है, हाँ इसमें नहीं दिया है, बट स्टिल मैं आपको बताता हूँ, ये आता है एग्जाम में, है ना। रिएक्शन विद सोडियम ये दिया हुआ है ना। एथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन, है ना। इट बर्न्स विद पॉप साउंड, हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, तो हम चेक भी कर सकते हैं। बाकी अगर हमने एथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया, तो वो सोडियम इथॉक्साइड यानी C2H5OH की जगह, H की जगह यहाँ पे Na लग जाएगा, है ना। तो H की जगह Na यहाँ आ जाएगा, और C2H5OH प्लस 2Na बिकम C2CH5ONA, है ना। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, CH3CH2Na C2H5 हो गया, ऐड कर लिया तो बाकी ONA, ठीक है, और प्लस H2 बन जाता है। अब ऑक्सीडेशन इसका, है ना। तो एल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडाइज करता है इथेनॉल को एथेनोइक एसिड बनाने के लिए, जो अभी हमने ऊपर रिएक्शन देखा था एल्कलाइन KMnO4 वाला, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ एक और बार, यहाँ कहीं पे था ये वाला रिएक्शन, है ना। ये इथेनॉल का एक और प्रॉपर्टी में आता है ऑक्सीडेशन में, है ना। तो CH3CH2OH जो है एल्कलाइन KMnO4 में इसका कैटलिस्ट के साथ ऐड करते हैं, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 में ऐड करते हैं हीट के साथ, तो CH3COOH का फॉर्मेशन हो जाता है।
अब इसका डिहाइड्रेशन, तो जब एथेनॉल को 443 केल्विन पे एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया जाता है तो हमको क्या मिलता है, एथीन मिलता है। तो एथीन का फॉर्मेशन इस टाइप से, ये वाला रिएक्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या होता है, CH3 CH2OH यानी C2H5OH हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 में डालते हैं एट 443 केल्विन, तो क्या बनता है C2H5 यानी एथीन प्लस H2O, है ना। सो एथीन स्टेप से बन जाता है C2H5, राइट। ओके C2H4, सॉरी C2H5 बोल रहा हूँ, C2H4 बन जाता है, यस। इसके बाद क्या आता है, एस्ट्रिफिकेशन, यस एस्ट्रिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन। वेल आई गेस ये एथेनोइक एसिड का है, हाँ एथेनोइक एसिड का है ये रिएक्शंस, है ना। एस्ट्रिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन, वेल हम एथेनॉल से भी बना सकते हैं इसको, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको करते हैं। तो देखो एथेनॉल भी ऐड करना पड़ता है, तो हम लोग इसको एथेनॉल में भी ऐड कर सकते हैं एस्ट्रिफिकेशन को। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि अल्कोहल एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है H2SO4 के प्रेजेंस में, है ना। तो जिससे क्या बनता है, एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है जिसको क्या बोलते हैं अपन, एस्टर बोलते हैं। और एस्टर का फॉर्मेशन हुआ तो कौन सा रिएक्शन हो गया, एस्ट्रिफिकेशन, राइट। तो यहाँ पे आप कंपाउंड देख सकते हैं, इतना बड़ा ये कंपाउंड है, H2O अलग है, बाकी इतना बड़ा ये कंपाउंड है। CH3 C डबल बॉन्ड विद O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। तो इस टाइप का ये कुछ कंपाउंड बना लेता है, इसको एस्टर बोलते हैं। और एथेनॉल कहाँ है, ये C2H5OH और ये CH3COH एथेनोइक एसिड है, ओके। अब ये आ, हाँ, तो ये आता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, है ना। तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन ये रहा। तो सैपोनिफिकेशन में क्या होता है, व्हेन एन एस्टर इज ट्रीटेड, एस्टर को जब ट्रीट किया जाता है किसमें, एक एल्कलाई सॉल्यूशन में, एल्कलाई सॉल्यूशन में जब एस्टर को ट्रीट किया जाता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर होता है और एस्टर जो है वो वापस अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड में तब्दील हो जाता है। उस एसिड का जो सोडियम सॉल्ट होता है उसमें तब्दील हो जाता है, यानी CH3COO C2H5, ये क्या है, ये वही एस्टर है, CH3COO C2H5, है ना। तो ये एस्टर जो है, इसको अगर हम लोग NaOH के साथ ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे CH3COONA और C2H5OH बन जाएगा, ठीक है। एथेनॉल अलग हो जाएगा C2H5OH, और CH3 यानी सोडियम सॉल्ट, सोडियम कहाँ पे है, ये Na है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, है ना। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हुआ, CH3COONA, ठीक है। तो इस टाइप से ये हो जाता है। अब रिएक्शन विद द बेस आता है, तो उससे पहले अपन इफेक्ट्स ऑफ एथेनॉल समझ लेते हैं। जब लार्ज क्वांटिटी ऑफ एथेनॉल को कंज्यूम किया जाता है तो ये हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो कर देता है, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये डिप्रेस कर देता है, और इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का लैक हो जाता है, मेंटल कंफ्यूजन होता है, ड्राउजीनेस होता है, और नॉर्मल इनहिबिटेंस को क्या बोलते हैं, लोअरिंग होता है, और फाइनली स्टूपर होता है। स्टूपर यानी बेहोशी सी छा जाती है ना। जो इंडिविजुअल इसे ड्रिंक करता है, जो आदमी से ड्रिंक करता है, उसे भले ही रिलैक्स लगे, पर एक्चुअली उसे पता नहीं होता कि उसका जो सेंस ऑफ जजमेंट है, सेंस ऑफ टाइमिंग है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, ये सब कुछ सीरियसली जो है डैमेज हो रहा है, इम्पेयर हो रहा है ना। इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ मेथेनॉल, है ना। इंटेक ऑफ मेथेनॉल, मेथेनॉल जो होता है, मेथेनॉल ये याद रखना, एथेनॉल नहीं, यहाँ पे मेथेनॉल की बात हो रही मैंने किया, है ना। तो मेथेनॉल जो होता है वो काफी कम क्वांटिटीज में जो क्या बोलते हैं, अगर कंज्यूम किया जाता है तब भी डेथ पॉसिबल है, डेथ हो जाती है आदमी की, है ना। मेथेनॉल जो होता है वो मेथेनॉल में ऑक्सीडाइज हो जाता है, लिवर में जब जाता है तो वो मेथेनॉल से मेथेनॉल बन जाता है, और जो है ये क्या बोलते हैं, सेल के कंपोनेंट से बहुत जल्दी रैपिडली रिएक्ट करता है, और ये प्रोटोप्लाज्म को कोगुलेटेड कर देता है, यानी धुंधला सा, यानी स्टिफ कर देता है ना, प्रोटोप्लाज्म को स्टिफ कर देता है। अब ये जैसे कि जो अंडा होता है उसको हम लोग बॉईल करते हैं तो वो कैसे एकदम स्टिफ सा हो जाता है अंदर से, उस टाइप का ये बना देता है उसको, है ना। अब ये ऑप्टिक नर्व को भी अफेक्ट करता है जिससे कि ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। और एथेनॉल का यूज़ क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल हैं जिससे कि लैक्वर, वार्निशेस, परफ्यूम, मेडिसिन वगैरह बनाया जाता है, ऐसे सॉल्वेंट इसको यूज़ किया जाता है इसमें, है ना। और ये वाउंड्स को स्टेरिलाइज यानी कि वाउंड्स के ऊपर लगाया जाता है, जैसे कि डेटॉल वगैरह में लगता है ना, तो एंटीसेप्टिक भी होता है ये। और इसको जो है एक फ्यूल की तरह यूज़ किया जा सकता है इंटरनल कंबशन इंजन में, जो कि सब्स्टिट्यूट करता है किसको, पेट्रोल को, मोटर कार्स में, पावर अल्कोहल के नाम पे। अब गाइस ये याद रखना है आपको, एग्जाम में ये आता है कि हाउ कैन वी यूज एथेनॉल एज अ फ्यूल। तो फ्यूल की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंटरनल कंबशन इंजन एंड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोल इन मोटर कार्स अंडर द नेम पावर अल्कोहल। अभी जो मैंने आपको बताया इसे आप क्या बोलते हैं, वीडियो को 0.75x में स्लो करके
सुन करके आप इसे लिख सकते हैं, तो आप अगर ऐसे सुन लिया होगा तो अच्छी बात है, आप लिख सकते हैं, है ना? और इसे आप याद करके जाइएगा, 3 लाइन का छोटा-सा आंसर होता है, ये 1 मार्कर 2 मार्कर का, है ना? तो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग एंटी फ्रीज़ मिक्सचर्स व्हिच आर यूज्ड इन रेडिएटर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स इन कोल्ड कंट्रीज़। जो कोल्ड कंट्रीज़ होता है, उसमें अब देखा होगा रेडिएटर वगैरह जो है फ्रीज़ हो जाता है, खराब हो जाते हैं जल्दी, है ना? तो एंटी फ्रीज़ मिक्सचर की तरह इसको यूज़ किया जाता है ना? मतलब एंटी फ्रीज़ मिक्सचर बनाने में इसको यूज़ किया जाता है, जिससे कि रेडिएटर वगैरह को मतलब जल्दी ये खराब ना हो रेडिएटर वगैरह, राइट? और मोटर व्हीकल्स भी इससे खराब नहीं होते। अब अल्कोहलिक ग्रुप का टेस्ट क्या होता है, ठीक है? हाउ डज़ एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स? हाँ, ओके, ये तो बाद में, ये तो बाद की बात है, अभी हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करनी है ना? तो देखो, इससे पहले हम अल्कोहलिक ग्रुप का टेस्ट करते हैं, सोडियम मेटल टेस्ट, है ना? जब एक स्मॉल पीस ऑफ सोडियम को ऑर्गेनिक लिक्विड में डाला जाता है, तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, जिससे कि अल्कोहलिक ग्रुप का हमको पता चलता है ना? एस्टरिफिकेशन आपको पता है, ठीक है? उसके बाद क्या है? डेनेचर्ड अल्कोहल, ठीक है? डेनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है? ये भी एग्ज़ाम में आता है, व्हाट इज़ डेनेचर्ड अल्कोहल करके, आप एमपी बोर्ड में भी आया भी था, है ना? तो 2 मार्कर में आया था उनका। तो एथेनॉल जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है, जो कि काफ़ी कम क्या बोलते हैं, एक्साइज़ ड्यूटी में यूज़ होता है, ठीक है? अब इसका मिसयूज़ प्रिवेंट करने के लिए अल्कोहल को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पसेस में जो मिक्स किया जाता है, किससे मिक्स किया जाता है? पॉइज़नस सब्सटेंसेस से मिक्स किया जाता है, जैसे कि मेथनॉल, पायरिडाइन, कॉपर सल्फेट एटसेट्रा, जिससे कि ये डेनेचर्ड अल्कोहल बन जाता है। मतलब अल्कोहल को अगर हम लोग ने पॉइज़नस सब्सटेंस के साथ मिक्स कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा? डेनेचर्ड अल्कोहल बन जाएगा। एक आध आप इसका नाम याद रख लो, मेथनॉल और कॉपर सल्फेट याद रख लो, है ना? ये पायरिडाइन आपको नया-नया नाम लगेगा, तो मेथनॉल और कॉपर सल्फेट आप याद कर सकते हैं, है ना? अब रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है? एथेनॉल कंटेनिंग 5% ऑफ वाटर इज नोन एज रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये भी आ जाता है कई बार, है ना? तो क्या है? रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये क्या होता है? एथेनॉल विथ 5% वाटर, ठीक है? अब हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल, अल्कोहल को ड्रिंक करने का हार्मफुल इफेक्ट्स। अल्कोहल जो होता है इंटॉक्सिकेंट होता है ना? पर्सन अपना क्या बोलते हैं, सेंसेस खो देता है डिस्क्रिमिनेशन वगैरह का उसके इन्फ्लुएंस में, है ना? अगर बंदा जो है वो रेगुलरली ये ड्रिंक करता है, तो उससे क्या होता है, वो इस पे डिपेंडेंट हो जाता है और इसका एडिक्ट हो जाता है वो। इसका बॉडी जो है धीरे-धीरे कंट्रोल खो देता है अपने कॉन्शियसनेस का, और अल्कोहल के बिना ये कुछ काम नहीं कर पाता इसका बॉडी, है ना? ये डेथ भी कॉज़ कर सकता है, क्योंकि इसके लिवर डैमेज को, मतलब इसका यूज़, बहुत ज़्यादा कंज़म्पशन जो है लिवर को डैमेज करता है। ये क्या करते हैं, एक फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन को खराब कर सकता है ना? और ये क्या बोलते हैं, बच्चों की जो डेवलपमेंट है और साइकोलॉजी में उसमें बहुत ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है? अब एथेनोइक एसिड, ठीक है? एथेनोइक एसिड के ऊपर बात आ जाती है यहाँ पे, एथेनोइक एसिड, है ना? तो एथेनोइक एसिड क्या होता है? CH3COOH, जो कि एक एसिटिक एसिड जो होता है, उसमें 5 से 8% हमने अगर पानी मिला दिया, है ना? तो वो क्या बन जाता है? विनेगर बन जाता है, ठीक है? जिसको प्रिज़र्व करने में यूज़ किया जाता है, ठीक है? एथेनोइक एसिड को हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। पानी में 7 से 8% क्या बोलते हैं, एथेनोइक एसिड डालने से वो विनेगर बन जाता है, ठीक है? अब इसके बाद जो प्योर एथेनोइक एसिड होता है, उसका क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन, इसलिए ये जो है कई बार विंटर के टाइम पे फ्रीज़ हो जाता है ना? इससे क्या बोलते हैं, इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड का भी नाम मिलता है, ठीक है? मतलब जब वो फ्रीज़ हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब एथेनोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ये कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 केल्विन, और ये वाटर में हर एक प्रोपोर्शन में मिसिबल होता है, यानी सॉल्युबल होता है, ठीक है? इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? ये एसिडिक होता है नेचर में। एथेनोइक एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जिससे कि मेटल मेटल का एथेनोड बन जाता है, एथेनोएट बन जाता है और हाइड्रोजन बन जाता है। और ये क्या है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करता है, ताकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना ले, है ना? तो कैसा? जैसे कि क्या बोलते हैं, CH3COOH है एथेनोइक एसिड, प्लस सोडियम बिकम CH3COONA प्लस H2, है ना? जैसे कि वो वाला रिएक्शन आपके पास था। ओके, तो उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे आ जाता है एक और रिएक्शन, CH3COOH प्लस Na2CO3। Na2CO3 क्या होता है? बेकिंग पाउडर, ठीक है? इसको ऐड करने पे क्या होता है, अल्कोहल पे, एथेनॉल पे क्या बन जाता है? CH3, सॉरी एथेनॉल पे नहीं, एथेनोइक एसिड में अगर हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया तो क्या बनेगा? CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है? CO2 H2O अलग आके जो बच रहा है वो सब इसमें ऐड हो जाएगा, ओके?
इसके बाद क्या है, CH3COOH में अगर हमने मतलब एथेनोइक एसिड में हमने बेकिंग सोडा को ऐड कर दिया तो सेम चीज हो जाएगा, CH3COONA बनेगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा, है ना। तो H ये क्या प्रेजेंट कर रहा है कि COOH जो है वो एसिडिक होता है नेचर में, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप होता है वो एक्चुअली एसिडिक होता है नेचर में, है ना। अब इसका जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ, जैसे कि मतलब मिनरल एसिड होता है, एथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जिससे कि एक सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। मतलब इसका क्या बनेगा रिएक्शन, जब एक एथेनोइक एसिड होता है, मतलब एथेनोइक एसिड CH3COOH होता है, इसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऐड किया, ठीक है। आप नोट करिएगा, CH3COOH प्लस NaOH क्या बनेगा, एक H2 अलग हो जाएगा, बाकी जो बनेगा वो बनेगा, ठीक है। CH3COONA नॉर्मली यही बनता है मोस्टली, ठीक है। अब रिएक्शन विद एल्कोहल्स, एल्कोहल के साथ अगर हमने इसको रिएक्ट करवाया, है ना, तो एल्कोहल प्लस एथेनोइक एसिड क्या बनेगा, CH3COOC2H5 प्लस H2O, क्या है ये, एस्टर है ना। तो ये एस्टर बन जाएगा, ठीक है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, राइट। इसके बाद क्या आता है, यूजेस ऑफ एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड का क्या क्या यूज होता है ना। एथेनोइक एसिड का क्या क्या यूज होता है, तो एथेनोइक एसिड को सिंथेटिक विनेगर बनाने में यूज होता है, जो कि प्रिजर्व करने जाता है, जिससे प्रिजर्व कर सकते हैं अपन फूड को। ये एक रिएजेंट की तरह काम करता है लेबोरेटरी में, और क्या बोलते हैं, इससे हम लोग वाइट लेड यानी 2PbCO3, ये आप नोट करिए, PbCO3 पॉइंट PB ओ एच का होल ट्वाइस, ठीक है। ये चीज इससे बन जाता है, जो कि एक वाइट पेंट की तरह जिसे यूज किया जाता है। गाइस अभी मैं एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी मैं वीडियो अपलोड कर सकूं। अभी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ केमिस्ट्री कवर करेंगे, इसके बाद हम लोग बायोलॉजी फिजिक्स भी करेंगे। तो अगली वीडियो में हम लोग करने वाले बायोलॉजी। तो उससे पहले खत्म करने से पहले वीडियो को सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एक बार चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर। तो सोप और डिटर्जेंट क्या होता है ना। तो सोप, सबसे पहले सोप के बारे में बात कर लेते हैं अपन। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लॉन्ग चेन, मतलब देखो the molecules of soap or sodium are sodium और potassium salts of long chain carboxylic acid, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का एक लॉन्ग चेन होता है और उसमें सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है, तो उसे सोप बोला जाता है, ठीक है। अब सोप का मॉलिक्यूल का दो एंड होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। जूम इन करके मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ क्वालिटी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है ये है एक सोप मॉलिक्यूल। यहाँ पे आप एक हाइड्रोफिलिक एंड है, यहाँ पे ये गोला वाला, और एक हाइड्रोफोबिक एंड, तो ये हाइड्रोफोबिक एंड हो गया। फिर ये है सोप मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इतना हो गया। उसके बाद क्या आता है अपने पास यहाँ पे, मिशेल, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो बड़ा सा ये गोला है ना, इसे हम बोलते हैं मिशेल, ठीक है। तो ये होता है मिशेल। अब मिशेल हो गया, तो मोस्ट डर्ट, जो ज़्यादा से ज़्यादा डर्ट होती है वो नेचर में ऑयली होती है, और ऑयल जो होता है वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो जैसा अभी हमने को बताया, तो हाइड्रोफिलिक जो एंड होता है उसमें वो जो है पानी में घुल जाता है, और जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो पानी में नहीं घुलता है, वो नहीं घुलता है ना, वो हाइड्रोकार्बन में घुलता है, ठीक है। जब साबुन जो होता है, सोप होता है, वो सरफेस पे होता है, वाटर के सरफेस पे होता है, तो उसका जो हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट यानी टेल जो है उसका पीछे का हिस्सा, वो क्या बोलते हैं, वो सोप का जो होता है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, और जो सोप होता है वो अलाइन हो जाता है सरफेस पे, है ना, वाटर के सरफेस पे ऊपर रह जाता है, और जो आयनिक एंड होता है वाटर पे डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, पानी के अंदर होता है ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका एक यूनिक सा ओरिएंटेशन होता है, जो कि हाइड्रोकार्बन के प्रोपोर्शन को बाहर रखते हैं, है ना। और जो सोप का मॉलिक्यूल्स होता है ना, सोप मॉलिक्यूल 10 स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जैसे मिशेल बोलते हैं, ठीक है। ये वाला आप देख सकते हैं फिगर, मिशेल होता है ये, है ना। और इसके बीच में एक सॉइल पार्टिकल भी होता है, इस टाइप का कुछ होता है ना। तो यहाँ बीच में आप एक सॉइल पार्टिकल भी बनाइएगा, एग्जाम के अंदर अगर आता है मिशेल फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। अब मिशेल भी बन गया, तो इसमें जो होता है जिसका एक एंड ऑयल के ड्रॉपलेट की तरफ होता है, जो कि हाइड्रोफोबिक एंड होता है, और जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो पानी की तरफ होता है ना, बाहर की तरफ होता है। इससे जो होता है पानी में इमल्शन पैदा होता है, और जो सोप मिशेल है वो डर्ट को डिसॉल्व कर लेता है पानी में, है ना, जिससे कि हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं, ठीक है। अब क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, जो सोप है वो पानी में मिशेल फॉर्म कर लेता है, जिससे कि ऑयली डर्ट पार्टिकल कलेक्ट हो जाए सेंटर में मिशेल के। जो मिशेल है वो सॉल्यूशन में रहता है एज ए कोलॉइड, और ये बाहर नहीं आता प्रेसिपिटेट के तौर पे, क्योंकि इसका जो आयंस है वो आयन रिपल्शन होता है इसमें, है ना। और डर्ट जो होता है, डर्ट पार्टिकल, वो मिशेल में सस्पेंडेड होता है, जो कि आसानी से रिंस हो जाता है अवे, है ना, रिंस हो जाता है। इनका एजिटेशन करना पड़ता है हमको, एजिटेशन यानी पानी को हम झटकते हैं ना,
साबुन मतलब कपड़े को झटकते हैं हम लोग जब कपड़े धोते हैं तो वही एजिटेशन होता है ना। अब डिटर्जेंट क्या होता है, तो डिटर्जेंट की बात है यहाँ पे। ओके, सो इधर से कर लेते हैं। तो डिटर्जेंट जो होता है वो सोडियम सॉल्ट होता है सल्फोनिक एसिड का, सल्फोनिक एसिड के सोडियम सॉल्ट को बोलते हैं डिटर्जेंट, या फिर अमोनियम सॉल्ट के अमोनियम सॉल्ट और क्लोराइड या ब्रोमाइड आयंस को भी हम क्या बोलते हैं सोडियम सॉल्ट के साथ कंबाइन करते हैं तो डिटर्जेंट बन जाता है। ठीक है। अब सिंथेटिक डिटर्जेंट का एग्जांपल क्या है, सोडियम एंड डोडेक्साइल बेंजीन। इसका स्पेलिंग बता दो, सोडियम एन के बाद डैश, फिर DODECYL डोडिसाइल बेंजीन। ठीक है, सल्फोनेट। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, सोडियम एंड डोडेसाइल सल्फेट, एक सल्फोनेट और एक सल्फेट, एक बेंजियम सल्फोनेट और एक सल्फेट। ठीक है। अब इफेक्टिवनेस ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स इन हार्ड वाटर। सोप जो होता है वो हार्ड वाटर में इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि जो सोप होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर जाता है और जिससे कि वाटर हार्ड होता है। ठीक है, और ये फोम बनाने में बहुत इसको डिफिकल्टी होती है, क्योंकि ये जो ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाता है स्कम, जो कि पानी से धोने के बाद बन जाता है। ठीक है, डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि इनका जो चार्ज एंड होता है इन कंपाउंड्स का वो क्या बोलते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम के प्रेसिपिटेट्स के साथ जो सॉल्युबल नहीं होता है, इनसॉल्युबल होता है, और इसलिए हार्ड वाटर में भी काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सब जो है शैम्पू वगैरह बनाने में, शैम्पू या फिर कपड़े धोने का साबुन वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। अब हार्ड वाटर में कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो हार्ड वाटर में CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है ना। इस टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, CaSO4, MgSO4, CaCl2 और MgCl2। राइट। तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है, डिफरेंसेस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, है ना। तो डिफरेंस क्या होता है इनमें, अब देखो सोप जो होता है वो सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, सोप्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, और द आयनिक ग्रुप प्रेजेंट इन सोप इज COONA। ठीक है, और जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो होते हैं सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड्स, है ना। तो आयनिक ग्रुप प्रेजेंट क्या होता है, SO3Na या फिर SO4Na, है ना। सोप जो होते हैं वो हार्ड वाटर में इफेक्टिव नहीं होते, डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव होते हैं। सोप्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसीलिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं पैदा करते, पर कुछ जो डिटर्जेंट्स होते हैं, कुछ डिटर्जेंट्स है ना, सारे नहीं, कुछ डिटर्जेंट्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करते हैं। राइट। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है, और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले पूरी की पूरी बायोलॉजी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।